नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। एक ऐसी कहानी जिसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द दिए। ये टॉपिक सिर्फ सुनने में दिलचस्प नहीं है, बल्कि यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्लाइड्स के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि फ्रांस के लोगों ने अपने ही राजा लुई 16वें को मौत के घाट उतार दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा क्रांति की जड़ तक ले जाता है, और इसका जवाब हमें आगे की स्लाइड्स में मिलेगा। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक किले पर हुए हमले की नहीं है, ये है बेस्टील, उस वक्त राजा की तानाशाही और जुल्म का सबसे बड़ा निशान। सोचिए, 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भूखी और गुस्साई भीड़ ने इस निशान को ही मिटा दिया, और इस एक घटना की गूंज ने पूरे यूरोप के राजमहलों की नींव हिला दी। यहीं से हम मानते हैं फ्रांसीसी क्रांति की आग भड़की। लेकिन बात फिर वही है, लोग इतने गुस्से में थे क्यों? आखिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने फ्रांस को एक ऐसे बारूद के ढेर में बदल दिया था जो बस फटने ही वाला था? चलिए इस सेक्शन में इन्हीं वजहों को एक एक करके देखते हैं। उस वक्त का जो फ्रांसीसी समाज था उसे ओल्ड रिजीम कहते थे। ये समाज, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बटा था। और ये कोई आम बंटवारा नहीं था, ये जन्म से तय होता था, जो इसे बेहद कठोर और नाइंसाफी से भरा बना देता था। ये जो पिरामिड है ना, यही क्रांति की असली जड़ थी। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये अन्याय की पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। पहले 2 एस्टेट, मतलब पादरी और राजघराने के लोग, जो आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा थे, उनके पास देश की ज्यादातर जमीन और सारे अधिकार थे। और सबसे मजे की बात, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर, जिसमें किसान, मजदूर, वकील, व्यापारी, मतलब देश की 90% आबादी शामिल थी। और ये बोझ कोई हल्का फुल्का नहीं था। तीसरे एस्टेट को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे। इनमें से 2 बहुत खास हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एक था टाइथ, जो उनकी फसल का 10वां हिस्सा होता था और सीधा चर्च को जाता था। दूसरा था टाइल, जो एक डायरेक्ट टैक्स था और सीधा सरकार के खजाने में जाता था। मतलब अपनी मेहनत की मोटी कमाई सिर्फ इसलिए दे दो क्योंकि आपका जन्म किसी खास परिवार में नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये थी कि एक तरफ तो राजा का खजाना अमेरिकी क्रांति जैसे महंगे युद्धों में पैसा लगाकर पूरी तरह खाली हो चुका था, दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही थी, फसलें खराब हो रही थीं और आम आदमी के लिए रोटी खरीदना भी मुश्किल था। और इसी माहौल में जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों की बातों से एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था, जो आज़ादी और बराबरी के हक की बात कर रहा था। ये एक ऐसा मिक्सचर था जिसमें कभी भी धमाका हो सकता था। तो माहौल तो पूरी तरह से तैयार था। अब देखते हैं कि इन सुलगती चिंगारियों ने कैसे एक ऐसी ज्वाला भड़काई जिसने सदियों पुरानी राजशाही को ही जलाकर राख कर दिया। चलिए अब क्रांति के विस्फोट की कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्रांति की शुरुआत हुई एक मीटिंग से। देश की खराब आर्थिक हालत पर चर्चा के लिए राजा लुई 16वें ने 175 साल बाद एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। लेकिन दिक्कत ये थी कि पुराने नियम के हिसाब से हर एस्टेट का एक वोट था। इसका मतलब पादरी और कुलीन वर्ग मिलकर हमेशा तीसरे एस्टेट को 2-1 से हरा देते थे। तीसरे एस्टेट ने मांग रखी कि हर सदस्य को 1 वोट मिलना चाहिए। जब राजा ने ये मांग ठुकरा दी तो उन्होंने वो किया जिसने इतिहास बदल दिया। वो मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। और ये स्लाइड उनके उस फैसले की गवाह है। उन्होंने पास के ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होकर एक कसम खाई, जिसे इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। कसम ये थी कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते, वो वहां से नहीं हटेंगे। इसी एक कदम से उन्होंने खुद को राजा की प्रजा से फ्रांस की नेशनल असेंबली बना दिया। ये आम लोगों का सत्ता पर एक बहुत बड़ा दावा था। 1789 की वो गर्मियां वाकई क्रांति की आग से तप रही थीं। घटनाएं इतनी तेजी से हुईं कि किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 5 मई को मीटिंग, 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ, 14 जुलाई को बेस्टिल पर कब्जा और 4 अगस्त को सामंती व्यवस्था और सारे खास अधिकारों का खात्मा।
सिर्फ 3 महीनों के अंदर फ्रांस की सदियों पुरानी व्यवस्था ढह गई। तो राजशाही की ताकत तो टूट चुकी थी और अब एक नए फ्रांस को बनाने का मुश्किल काम शुरू हुआ। क्रांति अपने आदर्शों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जल्द ही क्रांति एक ऐसा खूनी मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस नए फ्रांस की बुनियाद बना एक डॉक्यूमेंट जो 1791 में सामने आया, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये क्रांति की आत्मा थी। इसने पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को कानूनी शक्ल दी। जरा सोचिए, उस दुनिया में जहां आपकी पहचान आपके जन्म से होती थी, ये बातें कितनी क्रांतिकारी लगी होंगी। इसने कहा कि सभी इंसान आज़ाद और बराबर पैदा हुए हैं। इसने बोलने की आज़ादी दी, कानून के सामने सबको बराबर खड़ा किया और ये भी कहा कि किसी को बिना वजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसने राजा की मनमानी पर हमेशा के लिए लगाम लगा दी। लेकिन ये बड़े बड़े विचार उन लोगों तक कैसे पहुंचे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे? जवाब था प्रतीकों यानी सिंबल्स के जरिए। क्रांति ने अपनी एक अलग भाषा बनाई। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, टूटी हुई जंजीर गुलामी से आज़ादी का प्रतीक बन गई, और ये लाल फ्राइजियन टोपी जिसे कभी गुलाम पहनते थे, अब आज़ाद नागरिकों की पहचान बन गई। इन सिंबल्स ने क्रांति का मैसेज घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन आज़ादी और बराबरी के ये आदर्श जल्द ही एक खूनी रास्ते पर चल पड़े। 1793 आते आते क्रांति पर बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों का खतरा मंडराने लगा। इसी संकट से निपटने के लिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन्स ने सत्ता संभाली और शुरू हुआ आतंक का राज। इस दौर में गणतंत्र का दुश्मन समझे जाने वाले हर किसी को, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो, पादरी हो या आम इंसान, गिलोटिन नाम की इस मशीन से मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा कि ये कोड बताता है, रोबेस्पियर का मानना था कि आतंक के जरिए ही एक अच्छा गणतंत्र बनाया जा सकता है। उसने कंट्रोल और सजा की एक क्रूर नीति अपनाई। विडंबना देखिए, जिस क्रांति ने लोगों को आज़ादी का सपना दिखाया था, वही अब अपने ही लोगों को मारने लगी। और आखिर में हुआ ये कि जिस इंसान ने हजारों को मौत दी, उसे भी उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसके अपने लोग ही उसकी क्रूरता से तंग आ चुके थे। तो इस 10 साल की उथल-पुथल, हिंसा और आदर्शवाद का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये क्रांति सफल हुई? चलिए, अपने आखिरी सेक्शन में हम क्रांति की उस विरासत को देखते हैं जिसका असर न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया पर आज भी महसूस किया जाता है। आतंक के राज के बाद फ्रांस में एक तरह का खालीपन आ गया था। देश सालों की लड़ाई और अस्थिरता से थक चुका था। इसी माहौल का फायदा उठाया एक होशियार और ताकतवर मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कमाल देखिए, जिस क्रांति की शुरुआत एक राजा को हटाने से हुई थी, उसका अंत एक और सम्राट के आने से हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रांति नाकाम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही फ्रांस में राजशाही लौट आई, लेकिन क्रांति के विचार, स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक अधिकार ये अमर हो गए। इन विचारों ने दुनिया भर में आज़ादी की लड़ाइयों को प्रेरणा दी और इसका असर भारत पर भी पड़ा, जहां टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग इन नए विचारों से बहुत प्रभावित थे। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या ये 3 विचार आज की दुनिया में भी उतने ही जरूरी और प्रासंगिक हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए, आज एक ऐसी क्रांति की कहानी में चलते हैं जिसने ना सिर्फ राजाओं को झुका दिया बल्कि जंजीरों को भी तोड़ दिया, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये नारे पूरी दुनिया में गूंज उठे। जी हाँ, ये कहानी है फ्रांसीसी क्रांति की। सोचिए जरा, 14 जुलाई 1789 की सुबह है। पेरिस की गलियों में ना एक अजीब सी दहशत है। अफवाहें बिल्कुल आग की तरह फैल रही हैं कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का हुक्म दे दिया है और वो आम लोगों पर गोलियां चलाने वाले हैं। बस इसी डर और गुस्से में करीब 7,000 मर्द और औरतें एक भीड़ की शक्ल में बैस्टिल के किले पर धावा बोल देते हैं। वही किला जो शाही तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल था। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? मतलब एक पूरी आबादी अपने ही राजा के खिलाफ क्यों हो गई? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो इस पूरी उथल-पुथल को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस समाज को समझना होगा जो बस फटने ही वाला था।
तो देखिए, क्रांति से पहले का जो फ्रांस था उसे ओल्ड रिजीम कहते थे। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा समाज जो बेहद सख्त और सच कहें तो बहुत ही अन्याय से भरे सामाजिक ढांचे पर टिका हुआ था। अब ये जो समाज का बंटवारा था ना, ये बड़ा अजीब था। देखिए, पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी और शाही खानदान के लोग, ये आबादी का सिर्फ 3% थे। सिर्फ 3, पर करीब 60% जमीन इनके कब्जे में थी। और सबसे मजे की बात, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, एक भी नहीं। सारा का सारा बोझ यानी 100% टैक्स बाकी बची 97% आबादी यानी तीसरे एस्टेट पर था। और ये बोझ कोई हल्का फुल्का नहीं था, ये तो कमर तोड़ देने वाला था। मतलब थर्ड एस्टेट को सरकार को टाइल नाम का डायरेक्ट टैक्स देना होता था, फिर चर्च को टाइथ देना पड़ता था, और तो और नमक और तंबाकू जैसी रोज की जरूरत की चीजों पर भी टैक्स था। और इन सब के ऊपर उन्हें अपने जमींदारों के लिए बेगारी भी करनी पड़ती थी, मतलब मुफ्त में काम। उस वक्त के लोग इस रिश्ते को कैसे देखते थे, ये कहावत उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक गुमनाम नक्काशी पर लिखी ये लाइन असल में उस पूरे शोषक सिस्टम का निचोड़ है, जहां एक मकड़ी की तरह एक वर्ग दूसरे को मक्खी की तरह चूस रहा था। पर कहानी सिर्फ सामाजिक भेदभाव की नहीं थी। इस तूफान का एक और बड़ा कारण था, और वो था फ्रांस की सरकार का पूरी तरह से कंगाली की हालत में होना। तो किस्सा ये है कि 1774 में जब लुईस 16वें, जो उस वक्त सिर्फ 20 साल के थे, जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में क्या मिला? एक खाली खजाना। अब सवाल ये है कि खजाना खाली हुआ कैसे? पहली बात, सालों से चली आ रही महंगी लड़ाइयां, इन्होंने फ्रांस का सारा पैसा निचोड़ लिया था। फिर ऊपर से वर्साय का वो शानदार महल, उसकी शानो शौकत बनाए रखने का खर्च ही बहुत ज्यादा था। और फिर एक और बड़ा फैसला हुआ, ब्रिटेन से आजादी के लिए लड़ रही 13 अमेरिकी कॉलोनियों की मदद करने का। सिर्फ उस एक मदद की कीमत फ्रांस को क्या पड़ी? 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा का नया कर्ज। अब अंदाजा लगाइए, ये रकम इतनी बड़ी थी कि फ्रांस की सरकार एक साल में जितना कमाती थी, ये उसका दोगुना था। तो अब हालत ये हो गई थी कि सरकार का जो भी बजट था, उसका लगभग आधा, सोचिए आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा था, और ब्याज भी 10% तक पहुंच गया था। बाकी का पैसा सेना और शाही दरबार के खर्चों में चला जाता। आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता था। अब सरकार के पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। और जब लोग पहले से ही इतने परेशान थे, तो एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। इसे कहते हैं जीविका संकट। हुआ ये कि फ्रांस की आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, पर अनाज की पैदावार उतनी नहीं बढ़ी। नतीजा, आम लोगों का जो मुख्य भोजन था, पावरोटी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। हालत ये हो गई कि गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। तो देखिए, एक तरफ था अन्याय से भरा समाज, दूसरी तरफ एक कंगाल सरकार। अब इस बारूद के ढेर में एक तीसरी चिंगारी भी आ मिली, और वो थे नए क्रांतिकारी विचार। उस जमाने में फ्रांस के कॉफी हाउस और सैलून में ना नए नए आइडियाज पर खूब चर्चा हो रही थी। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन जैसे दार्शनिकों के विचार फैल रहे थे। लोग अब ये सवाल करने लगे थे कि राजा को भगवान ने नहीं भेजा है। लोग एक ऐसी सरकार की बात कर रहे थे जो जनता और उनके नुमाइंदों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौते पर चले। इन विचारों ने लोगों को आज़ादी और बराबरी की एक नई जुबान दे दी थी। और क्रांति से ठीक पहले फ्रांस में माहौल कितना तनाव भरा था, ये बात एक अंग्रेज यात्री आर्थर यंग की इस लाइन से समझी जा सकती है। उनकी ये बात ना उस समय के डर और गुस्से को साफ दिखाती है। हवा में सचमुच एक खतरा महसूस हो रहा था। तो अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। राजा को नए टैक्स लगाने थे, तो उन्होंने एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई। अब यहां पर तीसरे एस्टेट ने एक मांग रख दी कि वोटिंग एस्टेट के हिसाब से नहीं, बल्कि हर मेंबर के हिसाब से होनी चाहिए। सबको एक वोट का हक मिले। लेकिन राजा ने ये मांग ठुकरा दी। बस फिर क्या था, तीसरे एस्टेट के सारे लोग मीटिंग से बाहर आ गए। उन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कसम खाई कि जब तक वो राजा की ताकत को कम करने वाला एक संविधान नहीं लिख लेते, तब तक वो हटेंगे नहीं। और बस यहीं से क्रांति का बिगुल बज गया। इन घटनाओं ने फ्रांस की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस क्रांति ने दुनिया को आखिर दिया क्या। जरा सोचिए, कुछ ही सालों के अंदर कितना कुछ बदल गया। 1789 में क्रांति की शुरुआत होती है। 2 साल में 1791 तक राजा की ताकत कम करने वाला संविधान बन जाता है। 1793 में तो राजा को फांसी ही दे दी जाती है, और 1804 आते आते एक नया सम्राट नेपोलियन सत्ता में आ जाता है।
ये एक दशक की उथल-पुथल इसने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो इस क्रांति का असर क्या हुआ? इसने फ्रांस से राजशाही खत्म कर दी, जमींदारी वाला जो सिस्टम था उसे खत्म कर दिया और आम नागरिकों को उनके अधिकार दिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर था इसके विचार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 शब्द ये फ्रांस की सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में फैल गए और आज भी दुनिया भर में लोकतंत्र को प्रेरणा देते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी समाज का ढांचा ही गलत और अन्याय पर टिका हो तो वो कौन सा मोड़ आता है जब क्रांति होना तय हो जाता है? फ्रांसीसी क्रांति हमें यही सिखाती है कि जब अन्याय और गैर बराबरी की खाई बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो बदलाव विस्फोटक हो सकता है। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 200 साल पहले था। कभी सोचा है कि कैसे एक आइडिया, सिर्फ एक विचार, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है और इतिहास की धारा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है, पर साथ ही ये हमें आज की दुनिया को समझने में भी मदद करता है। सोचकर ही हैरानी होती है ना, कि कैसे कुछ गिने चुने लोग और उनका एक मजबूत विचार एक इतने विशाल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। इसी एक घटना ने अगली पूरी सदी के लिए दुनिया की राजनीति की शक्ल ही बदल कर रख दी। आज हम इसी बड़ी पहेली की परतें खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के बिना हम आज के विश्व इतिहास को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी क्रांति की जड़ें हमें मिलती हैं 19वीं सदी के यूरोप में। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने ना स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों की एक आग सी लगा दी थी पूरे महाद्वीप में। अब हर जगह बस यही बहस चल रही थी कि भाई समाज को आखिर चलाना कैसे चाहिए। तो उस वक्त समाज में ना मोटे तौर पर 3 तरह की सोच वाले लोग थे: लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स यानी उदारवादी चाहते थे कि एक चुनी ही सरकार हो, पर वो सबको वोट देने के हक में नहीं थे, सिर्फ संपत्ति वालों को ही ये हक देना चाहते थे। दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, जो बहुमत के शासन में यकीन रखते थे। वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार मिले, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों। और फिर आते थे कंजर्वेटिव्स, यानी रूढ़िवादी, जो कहते थे कि भाई जो पुरानी परंपरा और राजशाही चली आ रही हैं वही सही है, बदलाव की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब ये सारे नेता इन आइडियाज पर बहस कर रहे थे ना, उसी वक्त एक और बहुत बड़ी ताकत समाज को बदल रही थी, और वो थी औद्योगिक क्रांति। इसने बड़े बड़े कारखाने तो बना दिए, लेकिन अपने साथ ये लाई गरीबी, शोषण और बहुत सारी नई सामाजिक परेशानियां। और इन्हीं परेशानियों के बीच से एक और भी क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया: समाजवाद। ये तस्वीर भले ही 1861 के लंदन की हो, लेकिन ये कहानी उस वक्त पूरे यूरोप की थी। शहर खचाखच भर रहे थे, लोगों के पास ना तो कोई काम था और ना ही रहने को ढंग का घर। मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। समाजवाद इन्हीं सब सवालों का जवाब देने की एक कोशिश थी। तो आखिर ये समाजवाद का मूल विचार था क्या? देखिए, समाजवादियों का मानना था कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनकी जड़ है निजी संपत्ति। मतलब अगर फैक्ट्री और जमीन जैसी चीजों पर किसी एक इंसान का हक न हो, बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल हो, तभी बराबरी लाई जा सकती है। और इस विचार को सबसे जोरदार आवाज दी कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा कि ये जो औद्योगिक समाज है ये पूंजीवादी है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सारा का सारा मुनाफा कुछ मुट्ठी भर फैक्ट्री मालिकों की जेब में चला जाता है, जबकि मजदूर वो गरीबी में ही पिसता रहता है। मार्क्स का मानना था कि मजदूरों की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक वे क्रांति करके इस पूरे सिस्टम को ही उखाड़ न फेंकें। उनका लक्ष्य था एक कम्युनिस्ट समाज, जहां हर चीज पर पूरे समाज का हक हो। चलिए अब कहानी का रुख यूरोप से रूस की ओर मोड़ते हैं। आखिर ये इतना बड़ा निरंकुश साम्राज्य इन क्रांतिकारी विचारों के लिए इतनी उपजाऊ जमीन कैसे बन गया? ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की 85% आबादी खेती किसानी करती थी। इसका सीधा मतलब था कि देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी, जमीन की कमी और पुराने तौर तरीकों से जूझ रही थी, और ये असंतोष की सबसे बड़ी वजह थी। और जो थोड़े बहुत उद्योग थे, वहां कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत तो और भी खराब थी। काम के घंटे बहुत ज्यादा, वेतन बहुत कम और रहने की हालत तो बस पूछिए मत। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं थी कि समाजवाद के विचार उन्हें अपनी मुक्ति का रास्ता लग रहे थे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक मजदूर के दिल की आवाज है। ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं थी, ये अपमान और अन्याय की एक गहरी भावना थी।
जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी गरिमा छीनी जा रही है, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और यही भावना क्रांति की असली चिंगारी बनी। जार के शासन को दो बहुत बड़े झटके लगे। पहला 1905 की क्रांति, जिसे हम 1917 की असली क्रांति की ड्रेस रिहर्सल भी कह सकते हैं, और दूसरा पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध के भयानक असर ने जार के शासन की नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया और उसे गिरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आया साल 1917, जो इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली फरवरी क्रांति और दूसरी अक्टूबर क्रांति। पहली क्रांति हुई फरवरी में। ये ज्यादातर अपने आप हुई एक घटना थी। खाने की कमी और युद्ध की तबाही से लोग इतने तंग आ चुके थे कि वे सड़कों पर उतर आए, और आखिरकार जार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्रांति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सैनिकों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया, और उन्होंने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, वो खुद भीड़ के साथ जाकर मिल गए। जिस पल सेना ने सरकार का साथ छोड़ा, उसी पल जार के 300 साल पुराने शासन का अंत हो गया। जार तो चला गया और एक अस्थायी सरकार ने सत्ता संभाल ली, लेकिन यह सरकार लोगों की जो सबसे बड़ी मांगे थी कि युद्ध खत्म हो और किसानों को जमीन मिले, उन्हें पूरा नहीं कर पाई। और इसी मौके का फायदा उठाया व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने। उन्होंने अक्टूबर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेनिन की कामयाबी का राज था उनकी 3 एकदम सीधी और सरल मांगें, जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नारा दिया, शांति, भूमि और रोटी। अब सोचिए, युद्ध से थके हुए सैनिक, जमीन के भूखे किसान और खाने की कमी से परेशान शहरी मजदूरों के लिए ये नारा कितना पावरफुल रहा होगा। अच्छा, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। रूस का समाजवादी आंदोलन 2 गुटों में बटा हुआ था। बोल्शेविक, जिसका मतलब था बहुमत वाले, और मेंशेविक यानी अल्पमत वाले। लेनिन के बोल्शेविक एक बहुत ही अनुशासित पार्टी थे और उनका मानना था कि सत्ता पर तुरंत कब्जा करने का ही सही मौका है। वहीं मेंशेविकों को लगता था कि रूस अभी समाजवादी क्रांति के लिए तैयार नहीं है। तो सत्ता में आने के बाद बोल्शेविकों ने रूस को पूरी तरह से बदलने और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए बहुत तेजी से और बड़े-बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिसने रूस का नक्शा ही बदल दिया। सारे बड़े बैंकों और उद्योगों पर सरकार का कब्जा हो गया। जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों को दे दी गई। बोल्शेविक पार्टी को देश की इकलौती पार्टी बना दिया गया, और जब उनके दुश्मनों ने इसका विरोध किया तो एक भयंकर गृह युद्ध में उन्हें हराकर उन्होंने अपनी सत्ता को हमेशा के लिए मजबूत कर लिया। लेकिन रूसी क्रांति की कहानी सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, और ये हमारे लिए भी बहुत मायने रखती है। इस क्रांति की सफलता ने दुनिया भर में उम्मीद की एक लहर दौड़ा दी, खासकर उन देशों में जो किसी दूसरे देश के गुलाम थे। कम्युनिस्ट विचारों को फैलाने के लिए कॉमिंटन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बनाई गईं, और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा, जहां M.N. रॉय जैसे नेताओं ने इससे प्रेरणा लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। तो आखिर में हम इस सवाल पे आकर रुकते हैं। रूसी क्रांति ने बराबरी और शोषण से आजादी का एक बहुत ही मजबूत सपना दिखाया, लेकिन इसने एक ऐसे शासन को भी जन्म दिया जो आगे चलकर तानाशाही बन गया। तो इसकी असली विरासत क्या है? इसके ऊंचे आदर्श या फिर उसके नतीजे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूरोप में पैदा हुए इन विचारों में ऐसा क्या था जिसने इतने बड़े रूसी साम्राज्य को पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसकी जड़ें हमें मिलती हैं फ्रांसीसी क्रांति में। देखिए, इस क्रांति ने सदियों से चले आ रहे राजाओं और पादरियों के राज को सीधी चुनौती दे डाली थी, और इसके बाद पूरे यूरोप में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि भाई अब समाज को कैसा होना चाहिए। तो एक बात तो साफ थी, पुराना सिस्टम जो था वो तो अब टूट रहा था, लेकिन उसकी जगह लेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनिश्चितता थी। सब मानते थे कि बदलाव तो आएगा, पर कैसा होगा इस पर कोई भी सहमत नहीं था। और इसी बहस और उथल-पुथल के बीच से 3 बड़े नजरिए या कह लीजिए 3 बड़े रास्ते सामने आए, जिन्होंने यूरोप के भविष्य के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो चलिए
इन दोनों को जरा समझते हैं। उदारवादी कौन थे? ये वो लोग थे जो बदलाव तो चाहते थे, पर धीरे धीरे, आराम से। इनका मानना था कि भाई वोट डालने का हक सिर्फ उन लोगों को हो जिनके पास संपत्ति है। दूसरी तरफ थे रेडिकल्स। ये कहते थे नहीं, बदलाव चाहिए तो अभी चाहिए और जड़ से चाहिए। वो बहुमत की सरकार चाहते थे। और मजे की बात यह है कि उनमें से कई तो महिलाओं के वोट देने के अधिकार की भी बात कर रहे थे, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और फिर आता है तीसरा ग्रुप, रूढ़िवादी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने उन्हें भी हिला तो दिया था। वो भी समझ गए थे कि कुछ तो बदलना पड़ेगा, लेकिन उनकी शर्त थी कि जो भी बदलाव हो वो बहुत ही धीमा हो, और सबसे जरूरी बात, अतीत का, हमारी पुरानी संस्थाओं का सम्मान बना रहना चाहिए। ठीक है, तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति ने दुनिया को कारखाने, नई मशीनें तो दी, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसी नई मुसीबतें भी लेकर आईं जिनका जवाब न तो उदारवादियों के पास था, न रेडिकल्स के पास, और न ही रूढ़िवादियों के पास। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की। काम के घंटे इतने लंबे कि कोई हिसाब ही नहीं, मजदूरी इतनी कम कि पेट भरना मुश्किल। शहरों में बेरोजगारी फैल रही थी, और जहां लोग रह रहे थे वहां गंदगी और बीमारियों का अंबार था। इन्हीं हालातों ने बिल्कुल एक नई सोच के लिए, एक नए विचार के लिए जमीन तैयार की। और वो नया विचार था समाजवाद। अब यह समाजवाद था क्या? ये एक बहुत ही रैडिकल आइडिया था। इसका कहना था कि समाज की सारी समस्याओं की जड़ है निजी संपत्ति। ये जो फैक्ट्रीज, जमीन, सब कुछ लोगों के हाथ में है, यही गलत है। इसका कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी के हाथ में होना चाहिए। समाजवादियों का तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि एक फैक्ट्री में जो भी मुनाफा होता है उसे पैदा कौन करता है? मजदूर। लेकिन वो मुनाफा जाता किसकी जेब में है? मालिक की। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये तो अन्याय पर टिका है। और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इसी अन्याय की भावना को अपनी विचारधारा का केंद्र बनाया। तो अब यूरोप में ये सब विचार तो घूम रहे थे, लेकिन हमारा फोकस अब शिफ्ट होता है रूस पर। सवाल ये है कि रूस ही क्यों? ऐसा क्या था रूस में कि वो इन नए क्रांतिकारी विचारों के लिए एक बारूद का ढेर बन गया? ये आंकड़ा देखिए, 85%, 85%। ये बहुत बड़ा नंबर है। जिस वक्त यूरोप के दूसरे देश इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे थे, उस वक्त रूस की 85% आबादी खेती किसानी पर निर्भर थी। ये रूस को बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग बनाता था। रूस की हालत सच कहें तो एक प्रेशर कुकर जैसी थी। सबसे ऊपर बैठा था एक अकेला राजा, ज़ार निकोलस II, जिसका कहा ही कानून था। उसके नीचे थे किसान, देश की सबसे बड़ी आबादी, जो थे तो बड़े धार्मिक, पर जमींदारों से नफरत करते थे और चाहते थे कि उनकी जमीन छीनकर उन्हें दे दी जाए। और फिर शहरों में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजबूत, बहुत ही रैडिकल मजदूर वर्ग तैयार हो रहा था। और इन सब के ऊपर 1914 से पहले किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनाना ही गैर कानूनी था। तो मतलब अपनी बात कहने का कोई रास्ता ही नहीं था। दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा था। और हाँ, एक और बड़ी अनोखी बात थी रूसी किसानों में। उनकी एक पुरानी परंपरा थी जिसे मीर या कम्यून कहते थे। इसमें वो अपनी सारी जमीन को एक साथ मिला देते थे और फिर हर परिवार की जरूरत के हिसाब से उसे आपस में बांट लेते थे। अब ये चीज देखकर कुछ समाजवादियों को लगा, अरे ये किसान तो पैदाइशी समाजवादी हैं, इन्हें तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन रूस के समाजवादी खुद एक मत नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी पार्टी में ही दो फाड़ हो गए। एक तरफ थे मेंशेविक, जो मानते थे कि पार्टी का दरवाजा सबके लिए खुला होना चाहिए, और दूसरी तरफ थे लेनिन और उनके बोल्शेविक। लेनिन का मानना था, नहीं, हमारी पार्टी छोटी होगी लेकिन एकदम अनुशासित होगी, इसमें सिर्फ पक्के प्रोफेशनल क्रांतिकारी ही होंगे। अब हम आ गए हैं 1905 पर। ये साल बहुत जरूरी है। 1905 की क्रांति को अक्सर 1917 की असली बड़ी क्रांति का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। मतलब ये एक तरह की पहली कोशिश थी। भले ही ये नाकाम रही, पर इसने ज़ार के शासन की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो 1905 में हुआ क्या? इससे ठीक पहले का साल यानी 1904 रूस के मजदूरों के लिए बहुत ही भयानक था। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई थी और उनकी असली कमाई, मतलब जो पैसा उनके हाथ में आ रहा था, वो 20% तक घट गया था। लोगों का गुस्सा और उनकी हताशा दोनों ही अपने चरम पर थे। और फिर 1905 में घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ।
जनवरी में हजारों मजदूर शांति से अपनी मांगे लेकर जार के महल की तरफ बढ़े और उन पर गोलियां चला दी गई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस एक घटना ने पूरे रूस में जैसे आग लगा दी। हर तरफ हड़तालें होने लगी। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब सड़कों पर थे। इतना दबाव बढ़ा कि जार को झुकना पड़ा और उसने एक चुनी हुई संसद, जिसे ड्यूमा कहा गया, बनाने का वादा किया। लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। जार ने पहली ड्यूमा को सिर्फ 75 दिन में भंग कर दिया। दूसरी बनाई, उसे भी हटा दिया और आखिर में उसने वोट देने के नियम ही बदल दिए ताकि ड्यूमा में सिर्फ उसके वफादार लोग ही पहुंच सकें। तो कुल मिलाके हुआ क्या? जार ने एक हाथ से संसद दी और दूसरे हाथ से उसे छीन लिया। इस घटना से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जार असल में कोई भी ताकत अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और उसने लोगों का भरोसा पूरी तरह से खो दिया। तो 1905 की क्रांति को कुचल तो दिया गया, लेकिन क्या क्रांति की वो आग सच में बुझ गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने लोगों का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि क्रांति होगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये था कि कब होगी। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 1923 का जर्मनी है। एक वक्त था जब ये देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक देशों में गिना जाता था। और आज यहाँ लोग खाने और काम के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक आर्थिक संकट की नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र के टूटने और एक बहुत ही भयानक तानाशाही के शुरू होने की कहानी कहती है। तो सवाल ये उठता है कि जर्मनी, जो साइंस, आर्ट और फिलॉसफी का इतना बड़ा सेंटर था, वहाँ डेमोक्रेसी इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गई? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की राख से नाजीवाद जैसी तानाशाही पैदा हो गई। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें लोकतंत्र की कमजोरियों और उसके सामने आने वाले खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम वाइमर रिपब्लिक के जन्म की कहानी जानेंगे। फिर हम उस आर्थिक संकट यानी द ग्रेट डिप्रेशन को समझेंगे जिसने जर्मनी की कमर तोड़ दी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हिटलर का उदय हुआ और नाज़ी विचारधारा क्या थी। और आखिर में हम जानेंगे कि इस विचारधारा के कितने खौफनाक नतीजे निकले। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, वाइमर गणराज्य का जन्म। ये एक ऐसा गणराज्य था जिसकी नींव ही बहुत कमजोर थी। क्यों? क्योंकि ये जीत की खुशी में नहीं, बल्कि पहले विश्व युद्ध में मिली हार और जिल्लत के बीच पैदा हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी पर सिर्फ पैसों का बोझ नहीं डाला, बल्कि उसका नक्शा ही बदलकर रख दिया। जर्मनी को अपने कई जरूरी इंडस्ट्रियल और रिसोर्स वाले इलाके गंवाने पड़े। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनके राष्ट्रीय सम्मान पर एक बहुत गहरी चोट थी। अब ये जो वर्साई की संधि थी, इसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थीं। पहली बात, युद्ध का सारा दोष अकेले जर्मनी पर डाल दिया गया। फिर उस पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम हर्जाना लगाया गया। उसकी सारी विदेशी कॉलोनियां और 13% जमीन छीन ली गई। राइनलैंड जैसे इलाके से सेना हटाने को कहा गया और आर्मी का साइज भी बहुत छोटा कर दिया गया। इन शर्तों की वजह से वाइमर गणराज्य को लोग नवंबर के अपराधी कहने लगे। उन्हें लगता था कि इन नेताओं ने देश के साथ धोखा किया है। तो अब आता है दूसरा दौर, संकट और महामंदी का। ये वो समय था जिसने जर्मनी में कट्टरपंथ और उग्रवाद के लिए जमीन तैयार कर दी। एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं। इस संकट को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, हाइपर इन्फ्लेशन यानी अतिमुद्रास्फीति। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और पैसे की कीमत कागज के टुकड़े के बराबर रह जाती है। जर्मनी ने कर्जा चुकाने के लिए इतने ज्यादा नोट छापे कि आखिरकार यही हुआ। आप सोचकर देखिए, हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले में नोट भर के ले जाने पड़ते थे। जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि लोग उसे सर्दियों में जलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि वो लकड़ी से भी सस्ता पड़ रहा था। देखिए, ये संकट कैसे एक के बाद एक आया। 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर 1924 से 28 के बीच अमेरिका से मिले कर्ज की वजह से थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन ये उधार की स्थिरता थी।
1929 में जैसे ही अमेरिका का वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उसने अपने सारे कर्ज वापस मांग लिए और जर्मनी की अर्थव्यवस्था एक बार फिर और इस बार पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से ढह गई। नतीजा 1932 आते आते 60 लाख जर्मन बेरोजगार हो चुके थे। चारों तरफ बस निराशा और गुस्सा था। लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक सिस्टम से पूरी तरह उठ चुका था और अब उन्हें इंतजार था एक ऐसे मसीहा का जो उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है अडोल्फ हिटलर की। उसने इसी गुस्से और निराशा का भरपूर फायदा उठाया। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि बुरे वक्त में राजनीति कितनी तेजी से बदल सकती है। 1928 में नात्सी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, लेकिन महामंदी के सिर्फ 4 साल बाद 1932 में यही पार्टी 37% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये आर्थिक तबाही और राजनीतिक कट्टरपंथ के बीच का सीधा कनेक्शन है। चांसलर बनते ही हिटलर ने लोकतंत्र को खत्म करने में जरा भी देर नहीं की। 28 फरवरी 1933 को जर्मन संसद में आग लगने का बहाना बनाकर उसने एक इमरजेंसी कानून पास किया। इसने बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सारे नागरिक अधिकार छीन लिए। इसके ठीक बाद 3 मार्च 1933 को वो लेकर आया इनेबलिंग एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसने संसद को साइडलाइन करके सारी ताकत हिटलर के हाथ में दे दी और बस इसी के साथ जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हो गई। जल्द ही सभी विपक्षी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर भी बैन लगा दिया गया। तो चलिए अब जरा नात्सी विचारधारा की गहराई में उतरते हैं। असल में ये नफरत पर टिकी एक सोच थी। नात्सी सोच की पूरी बुनियाद ही नस्लीय भेदभाव पर थी। उनके हिसाब से नॉर्डिक जर्मन आर्य यानी नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्ल थे, मास्टर रेस, और दूसरी तरफ थे यहूदी, जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इनके अलावा जिप्सी, अश्वेत लोग और दूसरे कई समूहों को वो अवांछनीय या नस्लीय तौर पर कमजोर समझते थे। इस नस्ली सोच का एक और खतरनाक पहलू था लेबेंसराउम का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है रहने की जगह। नात्सियों का मानना था कि जर्मन मास्टर रेस को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, और ये जमीन कहाँ से आएगी? पूर्वी यूरोप के देशों पर कब्जा करके। यही सोच दूसरे विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बनी। और इस नफरत भरी विचारधारा का नतीजा क्या हुआ? ये हमें ले जाता है हमारे आखिरी अध्याय की ओर, महाध्वंस और द्वितीय विश्व युद्ध, यानी इसके भयानक, खौफनाक परिणाम। यहूदियों का नरसंहार अचानक नहीं हुआ, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पहला स्टेप था बहिष्कार, जिसमें न्यूरेमबर्ग कानूनों के जरिए यहूदियों से उनकी नागरिकता और अधिकार छीन लिए गए। दूसरा स्टेप था दड़बाबंदी, जिसमें उन्हें घेटो नाम की तंग बस्तियों में कैद कर दिया गया। और आखिरी और सबसे भयानक स्टेप था सर्वनाश, जिसमें गैस चेंबरों के जरिए उनका सिस्टमैटिक तरीके से कत्लेआम किया गया। नफरत की ये विचारधारा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। इसकी शुरुआत एक पार्क की बेंच पर सिर्फ आर्यों के लिए लिखने जैसे छोटे छोटे भेदभावों से हुई, और इसका अंत लाखों लोगों की सामूहिक हत्या वाले डेथ कैंप्स में हुआ। आज की इस बातचीत को हम पास्टर मार्टिन निमोलर के इस मशहूर कोट के साथ खत्म करते हैं। यह हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना भी उसमें भागीदार बनने जैसा है। लोकतंत्र कोई ऐसी मशीन नहीं है जो अपने आप चलती रहे। इसकी हिफाजत हर पीढ़ी को, हर नागरिक को करनी पड़ती है। ये इतिहास का शायद सबसे जरूरी सबक है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं जर्मनी में नात्सीवाद और एडोल्फ हिटलर के उदय की। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक लोकतांत्रिक देश जहां लोगों के पास वोट देने का हक था, देखते ही देखते एक क्रूर तानाशाही में बदल गया? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी की जड़ों तक चलते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत हिटलर से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और उसके बाद मिले गहरे अपमान से। असल में यही वो जमीन थी जिस पर नात्सीवाद का जहरीला पौधा उगने वाला था। युद्ध खत्म होने के बाद जो देश जीते थे उन्होंने जर्मनी पर एक संधि थोप दी। इसे कहते हैं वर्साई की संधि। इस संधि ने सिर्फ युद्ध ही खत्म नहीं किया, बल्कि जर्मनी के आत्मसम्मान को भी बुरी तरह कुचल दिया, क्योंकि जंग की सारी जिम्मेदारी अकेले जर्मनी पर डाल दी गई थी। जरा सोचिए कि ये शर्तें कितनी ज्यादा अपमानजनक थीं।
जर्मनी से उसका 13% इलाका छीन लिया गया, 75% लोहे के भंडार ले लिए गए और सेना इतनी छोटी कर दी गई कि वो नाम मात्र की रह गई। और तो और इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसे चुका पाना लगभग नामुमकिन था। ये बस एक संधि नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। इसी वजह से जर्मनी के आम लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि ये कोई शांति समझौता नहीं बल्कि एक डिक्टेट है, यानी जबरदस्ती थोपा गया फैसला। और उनके दिलों में बदले की एक आग सुलगने लगी, जिसका फायदा उठाने के लिए कट्टरपंथी ताकतें तैयार बैठी थीं। अब एक तरफ ये अपमान था और दूसरी तरफ जर्मनी में एक नया लोकतांत्रिक शासन बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन ये सरकार जन्म से ही कई मुश्किलों से घिरी हुई थी। इस नई सरकार को वाइमर गणराज्य का नाम दिया गया। फिर प्रॉब्लम ये थी कि लोग इसे हमेशा जर्मनी की हार और उस जलील करने वाली वर्साई की संधि से जोड़कर देखते थे। इसी वजह से ये सरकार कभी भी लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाए। हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब सरकार ने युद्ध का हर्जाना चुकाने के लिए अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। इसका नतीजा अतिमुद्रास्फीति, मतलब जर्मन मार्क की कीमत इतनी गिर गई कि वो कागज का टुकड़ा बन गया। लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए भी गाड़ियों में नोट भरकर ले जाते थे। सोचिए, लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात राख हो गई। और जब लग रहा था कि शायद सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, तभी 1929 में दुनिया भर में आई महामंदी। इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी कर्जों पर टिकी थी। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए। अब ऐसे निराशा और लाचारी के माहौल में लोग किसी भी ऐसे इंसान की बात सुनने को तैयार थे जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने का सपना दिखाएं। और इसी टूटे हुए निराश माहौल में एक आवाज उभरी, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आया, जिसने उन्हें एक बेहतर कल का वादा किया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने लोगों को ठीक वही सुनाया जो वो सुनना चाहते थे। उसने एक मजबूत देश बनाने का वादा किया, वर्साई के अपमान का बदला लेने की बात की, जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया और सबसे बड़ी बात, भूखे और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वादा किया। उसके जोशीले भाषणों ने निराश जनता के अंदर एक नई उम्मीद भर दी। और फिर आया साल 1933। हिटलर की नाज़ी पार्टी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और उसे जर्मनी का चांसलर यानी सरकार का मुखिया बना दिया गया। और यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, हिटलर ने सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर हासिल की थी। लेकिन सत्ता मिलते ही हिटलर का असली चेहरा सामने आया। उसने एक रहस्यमयी आग की घटना का बहाना बनाकर अग्नि अध्यादेश जारी कर दिया, जिसने लोगों के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए। इसके ठीक बाद उसने अपने सारे राजनीतिक दुश्मनों को या तो जेलों में ठूस दिया या मरवा दिया। और बहुत जल्द जर्मनी में नाज़ी पार्टी के अलावा सारी पार्टियां बैन कर दी गईं। लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। अब जब सारी पावर हिटलर के हाथ में थी, तो उसने अपनी खौफनाक सोच को पूरे जर्मनी पर थोपना शुरू कर दिया। देखिए, नाज़ी सोच का पूरा ढांचा ही एक बहुत खतरनाक नस्ली थ्योरी पर टिका था। वो मानते थे कि नीली आंखों वाले गोरे नॉर्डिक जर्मन आर्य दुनिया की सबसे बेहतर नस्ल हैं और उन्हें ही राज करने का हक है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी, जिप्सी और कई दूसरे समूहों को वो अवांछित मानते थे, जिन्हें जीने का भी कोई हक नहीं था। अपनी इस नफरत को सही साबित करने के लिए नाज़ियों ने चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे सिद्धांतों को भी तोड़ मरोड़कर पेश किया। उनका तर्क बड़ा सीधा था, जो ताकतवर है उसे ही जीने का हक है और कमजोर को खत्म हो जाना चाहिए। और अपनी इस सोच को लागू करने के लिए उन्होंने डर और आतंक का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। गेस्टापो नाम की खुफिया पुलिस थी, जो किसी को भी कभी भी बिना किसी वजह से उठा सकती थी। एसएस की सुरक्षा दस्ते पूरे देश में खौफ फैलाते थे और हिटलर यूथ जैसे संगठनों के जरिए बच्चों के दिमाग में बचपन से ही नफरत और अंधी भक्ति का जहर घोल दिया जाता था। और ये नफरत, ये आतंक, इसने जन्म दिया इतिहास के सबसे भयानक और शर्मनाक नरसंहारों में से एक को। इस नरसंहार को हम आज हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये नाज़ी सरकार द्वारा यहूदियों और दूसरे अवांछित कहे जाने वाले लोगों की एक सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से की गई सामूहिक हत्या थी। ये सब कुछ देखिए एक रात में नहीं हुआ। ये जुल्म धीरे धीरे एक एक कदम करके बढ़ाया गया। पहले 1935 में न्यूरनबर्ग कानून लाकर यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली गई। फिर 1938 में क्रिस्टल नाख्त के दौरान पूरे देश में उनके घरों और दुकानों को तोड़ा जलाया गया। और फिर 1941 के बाद
अंतिम समाधान के नाम पर उन्हें यातना शिविरों और गैस चैम्बरों में ले जाकर सिस्टमैटिकली मार डाला गया। इस नरसंहार में करीब करीब 60 लाख यहूदियों की जान गई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। तो एक लोकतंत्र से तानाशाही और फिर नरसंहार तक का ये पूरा सफर हमें आखिर सिखाता क्या है? ये हमें याद दिलाता है कि जब आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान और नफरत भरी सोच एक साथ मिल जाती हैं, तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये इतिहास की ऐसी चेतावनी है जिसे कभी भी किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, यानी वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आज हम इसी मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाले हैं और हाँ, उन सभी की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये डिफॉरेस्टेशन, ये जंगलों की कटाई शुरू ही क्यों हुई। फिर हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने कमर्शियल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट लाया। इसके बाद बात होगी उन फॉरेस्ट लॉज की, उन कानूनों की जिनका असर इतना बुरा हुआ कि बस्तर में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। और आखिर में हम इंडिया से बाहर निकलकर जावा का केस स्टडी देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम का स्केल समझते हैं। 1700 से 1995 के बीच दुनिया भर में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ कर दिया गया। अब ये नंबर सुनने में शायद बड़ा ना लगे, तो ऐसे समझिए ये लगभग पूरे भारत देश के बराबर का एरिया है। मतलब पूरा का पूरा इंडिया, जितने जंगल गायब हो गए। और ये सिर्फ पेड़ काटना नहीं था, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स की तबाही थी। तो अब सवाल ये है कि भारत में ऐसा क्यों हुआ? हमारा देश तो हमेशा से अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता था। तो फिर इस तबाही की वजह क्या थी? कौन सी कॉलोनियल पावर्स इसके पीछे थीं? चलिए पता लगाते हैं। कॉलोनियल इंडिया में जंगलों के विनाश की कहानी के आप कह सकते हैं 2 मेन विलन थे। पहला, लकड़ी की बेहिसाब जरूरत जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, और दूसरा, खेती और प्लांटेशंस के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन हथियाने का लालच। तो ये हमला हुआ कैसे? देखिए, 2 तरफ से। एक तो ब्रिटिश एम्पायर को अपनी रॉयल नेवी के लिए जहाज बनाने थे और पूरे इंडिया में रेलवेज का जाल बिछाना था, और इन रेलवे लाइंस के लिए चाहिए थे लाखों करोड़ों लकड़ी के स्लीपर्स। और दूसरा कारण, चाय, कॉफी, रबर, इन कैश क्रॉप्स के बड़े बड़े बागान लगाने थे, जिसके लिए भी जंगलों को ही साफ किया गया। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता देते हैं। 1890 तक भारत में 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बन चुका था और 1946 तक ये बढ़कर 7,65,000 किलोमीटर हो गया। अब अंदाजा लगाइए, हर एक मील ट्रैक के लिए करीब करीब 2,000 स्लीपर्स लगते थे, मतलब हजारों पेड़। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए और उन्होंने तो बस अंधाधुंध पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब जब अंग्रेजों ने देखा कि अरे जंगल तो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो उनको थोड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने इसे कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया। नाम दिया बड़ा फैंसी, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। लेकिन सच तो ये था कि ये जंगलों को एक्सप्लॉइट करने का, उनका शोषण करने का बस एक और तरीका था। एग्जाम्स के लिए ये टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी। सुनने में तो लगता है कि अरे वाह, साइंस की बात हो रही है, पर इसका साइंस से कुछ खास लेना देना था नहीं। ये बस एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी थी। मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, उसे काट डालो और उसकी जगह एक ही टाइप के पेड़ जो कमर्शियली वैल्यूएबल हों, उन्हें सीधी लाइन में लगा दो, बिल्कुल एक टिम्बर फैक्ट्री की तरह। ये जो तस्वीर है ना, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कर देती है। एक तरफ आपको नेचुरल कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम दिख रहा है और दूसरी तरफ एक कमर्शियल प्लांटेशन जहां सब कुछ एक जैसा है और मकसद सिर्फ एक है, पैसा कमाना। नेचर की डाइवर्सिटी को कमर्शियल प्रॉफिट के लिए खत्म कर दिया गया। अच्छा, अब इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी तो चाहिए था। तो अंग्रेजों ने एक जर्मन एक्सपर्ट डिटरिच ब्रेंडिस को बुलाया और उन्हें इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बनाया। और फिर 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना हुई। ये दोनों पॉइंट्स, डिटरिच ब्रेंडिस का नाम और 1864 का साल, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा।
तो अब आते हैं उन कानूनों पर जो इस पूरी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी की बैकबोन थे, और हम ये देखेंगे कि कैसे इन लॉज ने उन लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया जो सदियों से इन जंगलों में ही रहते आए थे। 1878 का फॉरेस्ट एक्ट ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस कानून ने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स। जो सबसे अच्छे जंगल थे उन्हें रिजर्व्ड यानी आरक्षित बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था लोकल लोगों की एंट्री अब यहाँ बैन है। सोचिए, एक कानून आया और जो लोग पीढ़ियों से जंगलों को अपना घर समझते थे वो अपने ही घर में ट्रेसपासर यानी घुसपैठिए बन गए। ये जो कंपैरिजन है ये उस बदलाव को साफ साफ दिखाता है जो काम पीढ़ियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा था, हंटिंग करना, फल फूल इकट्ठा करना या झूम खेती करना, वो सब रातों रात इल्लीगल हो गया। जरा सोच कर देखिए, आप अपने ही घर में अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ कर रहे हैं और आपको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस पर भी बैन लगा दिया गया। अंग्रेजों ने रीजन दिया कि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने ये बात पूरी तरह इग्नोर कर दी कि ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए जिंदा रहने का एक तरीका था। इस एक बैन ने न जाने कितने कम्युनिटीज को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब दमन बढ़ता है तो विद्रोह भी होता है। लोगों ने इन कानूनों को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं किया। जंगलों में गुस्सा बढ़ रहा था और ये गुस्सा जल्द ही एक बड़े विद्रोह की आग में बदलने वाला था। और इस विद्रोह का एपिसेंटर था बस्तर, जो आज के छत्तीसगढ़ में है। यह इलाका अपने घने जंगलों और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जाना जाता है, और साल 1910 में यही बस्तर कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक बहुत बड़े फॉरेस्ट रिबेलियन का गवाह बना। तो ये विद्रोह हुआ कैसे? इसकी पूरी कहानी इस टाइमलाइन में है। शुरुआत हुई 1905 में, जब सरकार ने 2/3 जंगलों को रिजर्व करने का प्लान बनाया। ये लोगों की लाइवलीहुड पर सीधा सीधा हमला था। 1910 आते आते गुंडाधुर जैसे लोकल लीडर्स की अगुवाई में ये गुस्सा एक बड़े विद्रोह में बदल गया। लोगों ने बाजार लूटे, अफसरों के घर जला दिए। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचलने के लिए अपनी आर्मी भेज दी। अब ये समझने के लिए कि जो इंडिया में हो रहा था वो कोई अकेली घटना नहीं थी, चलिए जरा इंडिया से बाहर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड चलते हैं। वहां डच कॉलोनियल रूल था और कहानी लगभग वैसी ही थी। ये कंपैरिजन हमें इस पूरे इशू को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करेगा। जावा का केस स्टडी हमें एक ग्लोबल कॉलोनियल पैटर्न दिखाता है। पैटर्न क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करो, उन्हें कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाओ और लोकल लोगों को एक्सप्लॉइट करो। डच ने भी सेम टू सेम वही किया जो ब्रिटिश इंडिया में कर रहे थे। फॉरेस्ट लॉज बनाए, लकड़ी का इस्तेमाल किया, और जब वहां के कलांग कम्युनिटी ने 1770 में आवाज उठाई तो उनके विद्रोह को भी कुचल दिया गया। तो ये सिर्फ इंडिया की नहीं, एक ग्लोबल स्टोरी थी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कॉलोनियल रूल का तरीका बदला, लेकिन क्या जंगलों और वहां रहने वाले लोगों के लिए नतीजा बदला? इन कॉलोनियल पॉलिसीज की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो आज भी हमारे साथ है। और ये हमें याद दिलाती है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स के बीच की लड़ाई आज भी उतनी ही रियल है जितनी तब थी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ साम्राज्यों की चाहत ने पूरी दुनिया के जंगलों का नक्शा ही बदल दिया। और सिर्फ जंगल ही नहीं, उन पर बसने वाले लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बदल गईं। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं ना कि जंगल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितने जुड़े हुए हैं। सोचिए, जो किताब हम पढ़ते हैं, उसका कागज, घर का फर्नीचर, खाने के मसाले, यहाँ तक कि कई दवाइयाँ, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जंगलों से ही तो आता है। ये देखिए, ये एक असली कुदरती जंगल है। ये सिर्फ पेड़ों का एक ढेर नहीं है, नहीं, ये तो एक जीती जागती दुनिया है जहां हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु एक साथ रहते हैं। और जो समुदाय यहां बसते थे, उनके लिए तो ये जंगल सिर्फ जंगल था ही नहीं, ये उनका घर था। यहीं से उन्हें खाना मिलता था, दवा मिलती थी, और यहीं उनकी संस्कृति की जड़ें थीं। अब जरा सोचिए कि अचानक एक दिन कह दिया जाए कि इस जंगल में जाना मना है। जिन चीजों पर पीढ़ियों से जिंदगी टिकी थी, उन तक पहुंचना ही अब नामुमकिन हो जाए, तो क्या होगा? बस यही वो एक सवाल था, एक टकराव था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 19वीं सदी में, जब बड़े बड़े साम्राज्य फैल रहे थे और उन्हें अपने विस्तार के लिए एक चीज की जरूरत थी, बेहिसाब जरूरत। और वो चीज थी लकड़ी।
उस जमाने में लकड़ी आज के स्टील और कंक्रीट जैसी थी, मतलब वही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत दो चीजों पे टिकी थी, एक उनकी रॉयल नेवी के विशाल जहाज और दूसरी पूरे देश में बिछी रेलवे लाइनें, और इन दोनों को बनाने के लिए चाहिए थी भारी मात्रा में लकड़ी। और ये कोई दो चार पेड़ काटने वाली बात नहीं थी, नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा था। जंगलों को ऐसे साफ किया जा रहा था कि जमीन का चेहरा ही बदलने लगा। साम्राज्य की लकड़ी की भूख इतनी ज्यादा थी कि पूरे के पूरे जंगल गायब हो रहे थे। इस बात की विशालता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। अकेले 1890 तक भारत में 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जा चुका था। सोचिए, 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और ये तो बस शुरुआत थी। अब इसे जंगलों से जोड़कर देखते हैं। हर एक मील, सिर्फ एक मील पटरी बिछाने के लिए करीब करीब 2000 लकड़ी के स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी। इसका मतलब हर मील रेलवे लाइन के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे थे। हिसाब लगाना भी मुश्किल है। तो जब लकड़ी की ये डिमांड आसमान छूने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा इसका कुछ तो करना पड़ेगा, और वो एक सल्यूशन लेकर आए, एक नया, बिल्कुल नया सिस्टम जंगलों को मैनेज करने का। इस सिस्टम को नाम दिया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी वैज्ञानिक वानिकी। अब नाम तो बड़ा भारी भरकम है, पर इसका आइडिया बहुत सीधा था। जो असली घना जंगल है जिसमें तरह तरह के पेड़ हैं, उसे काट दो और उसकी जगह एक ही किस्म के कीमती पेड़ सीधी लाइन में लगा दो, बिल्कुल किसी खेत की तरह। और इस नए सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया गया, जिनका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस। उन्हें भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बनाया गया, और उन्हीं की देखरेख में इस नए वैज्ञानिक तरीके को पूरे भारत में लागू किया गया। तो बदलाव कुछ ऐसा था, एक तरफ था वो कुदरती जंगल जहां जिंदगी थी, विविधता थी, और दूसरी तरफ ये एक सीधा साधा पेड़ों का बागान जिसे इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से उगाया था। मतलब जंगल की आत्मा निकालकर उसे एक लकड़ी की फैक्ट्री बना दिया गया था। अब इस पूरे सिस्टम पर कानूनी मुहर लगाने के लिए 1878 में एक फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। इसके तहत सारे जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। जो सबसे अच्छे, सबसे घने जंगल थे, उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। मतलब अब यहां आम आदमी का आना जाना पूरी तरह से बंद। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात, कानून बन गए, सिस्टम बन गया, पर इसका उन लोगों पर क्या असर हुआ जिनकी तो पूरी दुनिया ही इन जंगलों में बसती थी? असल में यहां सोच का ही टकराव था। गांव वालों से पूछो तो एक अच्छा जंगल वो है जहां से उन्हें अलग अलग तरह की चीजें मिलें, खाने के लिए फल, जलाने के लिए लकड़ी, जानवरों के लिए चारा और बीमारी के लिए जड़ी बूटी। लेकिन अंग्रेजी सरकार के लिए एक अच्छे जंगल का मतलब था सिर्फ एक चीज, जहाजों और रेलवे के लिए सीधी, ऊंची, मजबूत लकड़ी। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो काम लोग सदियों से करते आ रहे थे वो रातों रात गैर कानूनी हो गए। जंगल में शिकार करना अपराध, अपने मवेशी चराना अपराध, फल फूल या जड़ें इकट्ठा करना अपराध, अरे अपने घर की झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काटना भी एक जुर्म बन गया। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं महुआ का। महुआ के फूल सिर्फ फूल नहीं थे, उन्हें खाया जाता था, उनसे पीने की चीजें बनती थीं और उनके बीजों से तेल निकलता था। मतलब गांव की पूरी इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा था ये। लेकिन नए कानूनों ने इसे तोड़ना और इकट्ठा करना ही गैर कानूनी बना दिया। बिल्कुल यही हाल तेंदू के पत्तों का हुआ। इन पत्तों से बीड़ी बनती थी जिससे लाखों लोगों का घर चलता था। पर जब सरकार ने इस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया तो लोगों की रोजी रोटी पर सीधी चोट पड़ी। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर ऐसा हमला होगा तो वो चुप तो नहीं बैठेंगे। और यहीं से शुरू हुई एक लंबे संघर्ष की कहानी, प्रतिरोध की, विद्रोह की। और कमाल की बात यह है कि यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं थी, ये एक तरह का ग्लोबल कॉलोनियल प्लेबुक था। जैसा अंग्रेज भारत में कर रहे थे, ठीक वैसा ही डच लोग इंडोनेशिया के जावा में कर रहे थे। हाँ, अंग्रेजों को रेलवे के स्लीपर चाहिए थे तो डचों को जहाजों के लिए लकड़ी, पर तरीका वही था, जंगलों पर कब्जा करो, स्थानीय लोगों को बाहर करो, और नतीजा भी वही निकला, संघर्ष और विद्रोह। ये सब करने के पीछे की सोच क्या थी, वो इस एक कोट में साफ झलकती है। ये सोच थी कि जो जमीनें अविकसित हैं उनका क्या किया जाए। उन्हें उन ताकतवर देशों को सौंप देना चाहिए जो उनका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। मतलब ये मान लिया गया था कि वहां के लोगों को तो अपनी जमीन की कीमत ही नहीं पता। पर जैसा हमने कहा, इस जबरदस्ती को लोगों ने सहा नहीं। इसके खिलाफ जोरदार आवाजें उठीं, बड़े बड़े आंदोलन हुए।
भारत में संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा का आंदोलन इसी संघर्ष की बड़ी मिसालें हैं, जहां लोगों ने अपने जंगल और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हथियार तक उठा लिए। तो ये कहानी इतिहास की किताबों का हिस्सा जरूर है, पर यह खत्म नहीं हुई है। आज भी ये सवाल उतना ही जरूरी है कि उस दौर में बनाए गए वो कानून, वो सोच आज भी दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़े संघर्षों और आदिवासियों के हक की लड़ाई को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। चलिए एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करते हैं जो कभी एक जगह नहीं रुकती, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा चलती रहती है। जी हां, ये है चरवाहों की दुनिया। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आज की इस मॉडर्न दुनिया ने अपनी सरहदों और कानूनों से इस सदियों पुरानी घुमंतू जीवन शैली को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये असल में हमारी पूरी कहानी का सार है। एक जिंदगी जो हमेशा रास्ते पर रहती है, हमेशा गति में। लेकिन तब क्या हो जब दुनिया उस रास्ते में दीवारें खड़ी कर दे? बस इसी एक सवाल का जवाब आज हम भारत और अफ्रीका दोनों के संदर्भ में तलाशेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले चरवाहों की दुनिया को समझेंगे, फिर भारत की मौसमी लय देखेंगे और जानेंगे कि कैसे औपनिवेशिक कानूनों ने सब बदल दिया। इसके बाद अफ्रीका चलेंगे, मसाई समुदाय की कहानी सुनेंगे और आखिर में इन दोनों महाद्वीपों के साझा संघर्ष और नई राहों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये घुमंतू चरवाहे हैं कौन, इनका जीवन होता कैसा है। तो घुमंतू चरवाहे यानी वो लोग जिनकी पूरी जिंदगी उनके जानवरों के आसपास घूमती है। ये किसानों की तरह एक जगह टिककर खेती नहीं करते, नहीं, बल्कि ये मौसम के बदलने के साथ साथ अच्छे चरागाहों की तलाश में अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहते हैं। सच पूछिए तो कुदरत का कैलेंडर ही इनका अपना कैलेंडर होता है। अब जरा अपने देश भारत पर ध्यान देते हैं। यहाँ के चरवाहों का जीवन तो प्रकृति के साथ एक अद्भुत तालमेल की मिसाल है। चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों या फिर दूर तक फैले पठार, हर जगह एक अलग ही धुन, एक अलग ही लय देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय को लेते हैं। ये लोग सचमुच पहाड़ों के साथ जीते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के हजारों जानवरों के झुंड के साथ ये हर साल गर्मियों के चरागाहों की तलाश में ऊंची चोटियों की तरफ एक हैरत अंगेज सफर पर निकलते हैं। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी ही एक सालाना सफर है। सर्दियों में वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में रहते हैं। जैसे ही अप्रैल आता है, उनका पूरा का पूरा काफिला उत्तर की ओर पीर पंजाल के मुश्किल दर्रों को पार करता हुआ कश्मीर घाटी की ओर निकल पड़ता है। गर्मियां वो घाटी के हरे भरे मैदानों में गुजारते हैं और सितंबर आते आते बर्फबारी शुरू होने से ठीक पहले वापस अपने सर्दियों के ठिकानों की ओर लौट आते हैं। और हां, ये सिर्फ गुज्जर बकरवालों की कहानी नहीं है। ऐसी ही लय पूरे भारत में गूंजती थी। हिमाचल के गद्दी चरवाहे भी पहाड़ों पर कुछ इसी तरह चढ़ते उतरते थे। तो वहीं महाराष्ट्र के धनगर मानसून में पठार से निकलकर तटीय कोंकण की ओर चले जाते थे। मतलब ये एक बहुत बड़ी और अलग अलग रूपों वाली जीवन शैली थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। औपनिवेशिक शासन के आने के साथ ही इन चरवाहों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। नए कानूनों और नए नियमों ने उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। असल में अंग्रेज सरकार की सोच ही बिल्कुल अलग थी। उनके लिए तो असली उत्पादक या काम का इंसान वो किसान था जो एक जगह टिककर खेती करता था। क्यों भाई? क्योंकि उससे टैक्स वसूलना आसान था, उस पर नजर रखना आसान था। ये घूमने वाले चरवाहे जिनका कोई एक ठिकाना नहीं था, वो तो सरकार की नज़र में हमेशा से ही संदिग्ध थे। एक ऐसी आबादी जिसे काबू में करना बहुत मुश्किल था। और इसी सोच का नतीजा था कई सख्त कानून, वन अधिनियमों के जरिए जिन जंगलों को वो अपना घर मानते थे वहीं उनके जाने पर रोक लगा दी गई। परती भूमि नियमों से उनके चरागाह छीन लिए गए। हद तो तब हो गई जब 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम जैसे कानूनों ने कई समुदायों को जन्म से ही अपराधी ठहरा दिया। और इन सब के ऊपर हर एक जानवर पर चराई टैक्स लगा दिया गया, जिसने उनकी कमर ही तोड़ दी। चलिए अब अपनी कहानी को भारत से हजारों मील दूर अफ्रीका ले चलते हैं। यहां भी एक बहुत ताकतवर चरवाहा समुदाय था, मसाई, और वे भी ठीक इसी तरह के बदलावों से गुजर रहे थे। आप देखेंगे कि कहानी में कितनी ज्यादा समानताएं हैं। ये नक्शा देखिए। औपनिवेशिक शासन से पहले ये पूरा का पूरा विशाल इलाका मसाई लैंड कहलाता था, जो उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तंजानिया के मैदानों तक फैला हुआ था। इस विशाल जमीन पे मसाई समुदाय का दबदबा था, सामाजिक भी और राजनीतिक भी।
वे इस इलाके के शासक थे, लेकिन यहां भी औपनिवेशिक ताकतों ने आके सब कुछ बदल कर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में हुआ था, वैसा ही अफ्रीका में भी हुआ। मसाई समुदाय की सबसे बड़ी त्रासदी थी उनकी जमीन का छिन जाना, उनकी जमीन का बंटवारा कर दिया जाना। और यह हुआ कैसे? देखिए, 1885 में नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी गई और मसाई लैंड 2 टुकड़ों में बंट गया। एक हिस्सा ब्रिटिश केन्या का, दूसरा जर्मन टांगानिका का। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो सबसे हरी भरी, सबसे अच्छी चरागाह वाली जमीनें थीं, वो गोरे बाशिंदों के लिए ले ली गईं और फिर बचे खुचे बड़े बड़े इलाकों को गेम रिजर्व बना दिया गया, जैसे कि सेरेंगेटी पार्क। मतलब अब मसाई अपने ही घर में नहीं जा सकते थे। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा चौंकाने वाला है। मसाई लोगों ने अपनी कुल जमीन का लगभग 60% हिस्सा खो दिया। जरा सोचिए, 60%! ये आंकड़ा उनकी बर्बादी की पूरी कहानी कहता है। उन्हें अपने ही घर के एक छोटे से सूखे इलाके में सिमट कर रहने पर मजबूर कर दिया गया। एक ऐसा इलाका जहां ना तो ढंग के चरागाह थे और ना ही पानी। इस तस्वीर में उनके चेहरे के भाव देखे, सब कुछ साफ हो जाता है। तो अब दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। भारत के गुज्जरों से लेकर अफ्रीका के मसाई तक हम सबने देखा कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने उनकी दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं है, ये कहानी संघर्ष की है और हर हाल में जीने की जिद की भी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दोनों जगह नीतियां कितनी मिलती-जुलती थीं। भारत में वन कानून और चराई टैक्स थे, तो अफ्रीका में गेम रिजर्व्स और बनावटी सरहदें। हजारों मील की दूरी थी, पर औपनिवेशिक सोच एक ही थी: घुमंतू जीवन को कंट्रोल करो, उन्हें सीमित करो और उनकी जमीनों से पैसा कमाओ। इन सब नीतियों का लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये जो भावना है ना कि हमारे चरागाह छोटे होते गए और जिंदगी मुश्किल होती गई, ये दोनों महाद्वीपों के चरवाहों का साझा दर्द है। तो इन मुश्किलों का जवाब क्या था? क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन समुदायों ने डटकर सामना किया। उन्होंने अपने रास्ते बदले, अपने झुंड छोटे कर लिए और राजनीतिक तौर पर अपने हक के लिए आवाज भी उठाई। हाँ, ये सच है कि बहुतों को मजबूरी में अपनी पुश्तैनी जीवन शैली छोड़कर किसान या मजदूर बनना पड़ा, लेकिन ये उनके लचीलेपन और संघर्ष की कहानी है। और ये संघर्ष आज भी चल रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के एक राइका चरवाहे की है और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये समुदाय खत्म नहीं हुए हैं। वो आज भी इस बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं और नई सच्चाइयों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आज की इस दुनिया में जहां देशों की सीमाएं इतनी सख्त हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से चारागाह वैसे ही कम हो रहे हैं, उन समाजों का भविष्य क्या है जिनका पूरा वजूद ही घूमने की आज़ादी पर टिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। हम अक्सर इतिहास को राजा महाराजाओं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानियों से जानते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ कहानियां उन लोगों की भी हैं जो कभी एक जगह टिके ही नहीं, जो हमेशा चलते रहे अपने जानवरों के साथ, मौसम के इशारों पर। चलिए आज भारत के घुमंतू चरवाहों की उसी भूली बिसरी दुनिया में चलते हैं। देखिए, सदियों तक इन चरवाहों की जिंदगी प्रकृति के साथ एक धुन में बंधी थी। जैसे ही सर्दियां आती वो पहाड़ों से नीचे उतर आते और गर्मियां जैसे ही बर्फ पिघलाती वो वापस ऊंचाई पर मौजूद इन हरे भरे मैदानों में लौट जाते, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। मतलब उनकी पूरी दुनिया इसी आने जाने के चक्र पर चलती थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या? कौन सी ऐसी ताकत आई जिसने इनकी सदियों पुरानी लय को तोड़ दिया और इनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए इस बदलाव की कहानी को समझते हैं। अच्छा, उस बड़े बदलाव को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उनकी दुनिया थी कैसी। पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान के गर्म टीलों तक इन समुदायों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला था। जरा सोचिए एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां आपका कोई एक परमानेंट पता न हो। इन घुमंतू चरवाहों के लिए उनका घर वहीं होता था जहां उनके जानवरों को पेट भरने के लिए हरा चारा और पीने के लिए साफ पानी मिल जाए। उनकी पूरी जिंदगी उनके मवेशियों की जरूरतों के इर्द गिर्द ही घूमती थी।
और हाँ, ये जीवन शैली सिर्फ किसी एक दो इलाकों तक ही सीमित नहीं थी। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल से लेकर राजस्थान के रायका और महाराष्ट्र के धंगर तक पूरे भारत में ऐसे समुदाय फैले हुए थे। और ये सिर्फ घूम नहीं रहे थे, ये दूध, ऊन और दूसरी जरूरी चीजों से देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान दे रहे थे। उनकी हर यात्रा के पीछे प्रकृति की एक गहरी समझ छिपी थी। एक मिसाल लेते हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय की। सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते तो वे नीचे शिवालिक की पहाड़ियों के सूखे जंगली इलाके में आ जाते, जिसे भाभर कहते हैं। और जैसे ही गर्मियां आती और ऊपर बुग्याल की हरी भरी घास उग आती, वो वापस पहाड़ों पर लौट जाते। ये कितना शानदार तरीका था, है ना? इससे जमीन को भी आराम मिल जाता और जानवरों को भी साल भर भरपूर खाना। और फिर सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों के आने के साथ एक नई सोच आई। उनके लिए जमीन का एक ही मतलब था, खेती, जिससे लगान यानी कि टैक्स वसूला जा सके। ये घूमते फिरते लोग जो कोई टैक्स नहीं देते थे, वो उनके सिस्टम में कहीं फिट ही नहीं बैठते थे। और बस यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जिन्होंने चरवाहों की कमर ही तोड़ दी। सबसे पहले तो उनके चरागाहों को छीनकर खेती की जमीन बना दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लगान मिले। फिर जिन जंगलों में वो सदियों से अपने जानवरों को चराते थे, उन्हें आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया और वहां उनकी एंट्री बैन कर दी गई। इतना ही काफी नहीं था, उन्हें शक की नजर से देखा जाने लगा और कई समुदायों पर तो अपराधी होने का ठप्पा ही लगा दिया गया। और आखिर में पानी से लेकर जानवर तक हर चीज पर भारी टैक्स लगा दिए गए। इन सब में सबसे कठोर था 1871 का अपराधी जनजातीय अधिनियम। सोचकर देखिए, एक कानून आता है और रातों रात आपको आपके ही देश में अपराधी बना देता है। अब ये आजाद लोग बिना सरकारी परमिट के एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जा सकते थे। उनकी पहचान, उनकी आजादी, सब कुछ एक झटके में छीन लिया गया था। और विडंबना देखिए, साल 1850 के आसपास एक अंग्रेज अफसर G.C. बार्न्स अपनी रिपोर्ट में गुजरों को एक शांति से रहने वाला समुदाय बता रहे थे जो बस दूध घी बेचकर अपना गुजारा करते हैं। और ठीक 20 साल बाद उन्हीं जैसे समुदायों को कानूनी तौर पर अपराधी बना दिया गया। इससे पता चलता है कि औपनिवेशिक सोच कितनी तेजी से उनके खिलाफ हो गई थी। तो इन सारे कानूनों और पाबंदियों का जमीन पर क्या असर हुआ? सीधी सी बात है, जब चरने की जमीन ही नहीं बचेगी तो जानवरों का क्या होगा? ये एक विनाशकारी चक्र की शुरुआत थी। चरागाह कम हुए तो जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी उस पर जानवरों का बोझ बढ़ गया। नतीजा, जमीन की घास खत्म होने लगी, वो बंजर होने लगी। चारे की कमी से जानवर कमजोर और बीमार पड़ने लगे। और जब भी कोई अकाल पड़ता तो लाखों मवेशी भूख से दम तोड़ देते। उनकी पूरी दुनिया, उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली बिखरने की कगार पर आ गई थी। लेकिन इन समुदायों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने इस नई और मुश्किल दुनिया में जिंदा रहने के लिए अपने रास्ते खोजे, अपनी नई रणनीतियां बनाईं। उन्होंने कई तरह से खुद को बचाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अपने झुंड छोटे कर लिए तो कुछ ने हिम्मत दिखाकर नए रास्ते और नए चरागाह ढूंढ निकाले। जो थोड़े पैसे वाले थे उन्होंने जमीन खरीदकर खेतीबाड़ी शुरू कर दी, तो वहीं कईयों को मजबूरी में अपना पुश्तैनी काम छोड़कर मजदूर बनना पड़ा। मतलब उन्होंने बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की हर मुमकिन कोशिश की। और ये कहानी सिर्फ भारत के पहाड़ों और रेगिस्तानों तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया भर में जहां जहां औपनिवेशिक ताकतें पहुंची, वहां के चरवाहों के किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। खासकर अफ्रीका में, जहां यही कहानी और भी बड़े पैमाने पर दोहराई गई। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज भी दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी अफ्रीका महाद्वीप में रहती है, और वहां भी औपनिवेशिक ताकतों ने उनकी जमीन और उनकी जिंदगी पर ठीक वैसी ही चोट की जैसी भारत में की थी। अफ्रीका के मसाई समुदाय का ही उदाहरण ले लीजिए। एक जमाना था जब वो केनिया से लेकर तंजानिया तक फैले विशाल हरे भरे मैदानों के मालिक थे, लेकिन औपनिवेशिक बंटवारे ने उनकी 60% से भी ज्यादा जमीन उनसे छीन ली। उनकी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीनें या तो गोरे किसानों को दे दी गईं, या फिर उन्हें सेरेंगेटे जैसे नेशनल पार्क बना दिया गया, ऐसे पार्क जहां अब खुद मसाई लोगों का आना जाना मना था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज की इस दुनिया में जहां हर इंच जमीन पर किसी न किसी देश की सीमा है, हर जंगल पर कोई ना कोई कानून है, क्या इन आज़ादी से घूमने वाले लोगों के लिए कोई जगह बची है, या विकास की हमारी परिभाषा में प्रकृति के साथ जीने की इस सदियों पुरानी कला के लिए कोई स्थान ही नहीं है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। तो कभी सोचा है कि खेतों में होने वाले छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़ी बड़ी सल्तनतों की किस्मत लिख सकते हैं और यहाँ तक कि आज के दुनिया का नक्शा भी बना सकते हैं? आज की इस चर्चा में हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे जमीन की जुताई ने सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और पावर के समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो 3 बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों को एक ही कहानी में पिरो देता है। सोचिए, इंग्लैंड के वो बाढ़ लगे खेत, अमेरिका का वो विशाल ब्रेड बास्केट और औपनिवेशिक भारत के अफीम के खेत। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? ये सवाल आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमी के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमें ग्लोबलाइजेशन की जड़ों तक ले जाता है। तो हम इस पूरे ग्लोबल बदलाव को 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले चलेंगे इंग्लैंड, फिर अमेरिका और उसके बाद भारत। और आखिर में हम इन तीनों कहानियों को जोड़कर देखेंगे कि इनके बीच का वो गहरा कनेक्शन क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है इंग्लैंड, वो जगह जहां से मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग की, मतलब व्यावसायिक खेती की शुरुआत हुई। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये इनक्लोजर मूवमेंट या जिसे हम बाड़ाबंदी आंदोलन कहते हैं, उसे दिखा रहा है। देखिए, इसमें हुआ क्या? सदियों से जो गांव की कॉमन जमीनें थीं, मतलब जिस पर सबका हक था, उसे बड़े बड़े जमींदारों ने घेरना शुरू कर दिया, बाड़ लगा दी और उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। और बस इसी एक कदम ने इंग्लैंड के गांव देहात की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब देखिए, इस बाड़ाबंदी का असर एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा था। एक तरफ तो अच्छा हुआ, बड़े ऑर्गेनाइज्ड खेत बन गए, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ गया, इससे शहरों की जो आबादी बढ़ रही थी उनका पेट भरने लगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत अंधेरा था। लाखों छोटे किसान, छोटे मजदूर अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए और नतीजा, गांव में गरीबी और बेरोजगारी की एक जबरदस्त लहर फैल गई। और उस दौर में मामला और भी पेचीदा था। अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थीं। जब फ्रांस के साथ नेपोलियन वाले युद्ध चल रहे थे तो कीमतें आसमान पर थीं। लेकिन जैसे ही शांति हुई, धड़ाम से नीचे गिर गईं। इस वजह से जमींदारों पर जबरदस्त प्रेशर था कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो खेती को मॉडर्न बनाना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिला। जैसे थ्रेशिंग मशीनें आईं, काम फटाफट होने लगा। लेकिन जरा उन मजदूरों के बारे में सोचिए जिनका गुजारा ही हाथ से कटाई करके होता था। उनके लिए तो ये मशीनें बेरोजगारी और भुखमरी लेकर आईं। और इसी निराशा, इसी हताशा ने कैप्टन स्विंग दंगों को जन्म दिया, जब लोगों ने इन मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब इंग्लैंड से अटलांटिक पार करते हैं और चलते हैं अमेरिका। देखते हैं कि खेती का ये जो नया मॉडल था, ये वहां कैसे एक बहुत ही बड़े स्केल पर फैला। ये जो नक्शे हैं, ये अमेरिका के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की कहानी बताते हैं। मतलब कैसे लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते गए। एक तरफ तो इसे अमेरिकन ड्रीम का विस्तार कहा गया, लेकिन इसकी एक दूसरी सियाह हकीकत भी थी। ये सब वहां के मूल निवासियों को, नेटिव अमेरिकन्स को, उनकी जमीनों से हटाकर किया गया था। और इसी विस्तार ने अमेरिका के बड़े बड़े मैदानी इलाकों को दुनिया की रोटी की टोकरी बना दिया। इस बदलाव की जो पहली लहर आई, वो आई मैकेनिकल रीपर जैसी मशीनों से। ये जो मशीन हम देख रहे हैं, साइरस मैकॉर्मिक की बनाई हुई, इससे एक आदमी उतना काम कर सकता था जितना पहले 5 लोग मिलकर करते थे। सोचिए, इसने तो खेती का पूरा गेम ही बदल दिया। अब कम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर खेती करना मुमकिन हो गया। और फिर आई भाप की ताकत, स्टीम ट्रैक्टर्स। इन्होंने तो जुताई, कटाई, जमीन साफ करने की स्पीड और स्केल को कई गुना बढ़ा दिया। अब इंसान और जानवरों की ताकत की जो लिमिटेशंस थीं, वो टूट चुकी थीं। और ये तस्वीर, ये तो मशीनीकरण के पीक को दिखाती है। ये हैं कंबाइन हार्वेस्टर। मतलब ये कटाई भी करते थे, थ्रेशिंग भी करते थे और अनाज भी साफ कर देते थे, सब एक साथ। और एक मशीन लगभग 500 लोगों के बराबर काम करती थी। आप सोच सकते हैं, इससे तो इंसानी मेहनत की जरूरत लगभग खत्म ही हो गई। लेकिन प्रकृति के साथ इस तरह की अंतहीन छेड़छाड़ का नतीजा बहुत भयानक निकला। 1930 का दशक आते आते सामने आया डस्ट बाउल। हुआ ये कि लगातार जुताई और सूखी खेती ने जमीन की उपजाऊ मिट्टी को धूल में बदल दिया। और फिर जब तेज हवाएं चलीं तो पूरे आसमान में धूल के काले बादल छा गए। लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई। अब रुख करते हैं भारत का। यहां कहानी थोड़ी अलग है।
यहाँ खेती का भविष्य बाजार की डिमांड ने तय नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी रणनीतिक जरूरतों ने तय किया। ये जिसे कहते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी का एक क्लासिक केस है। देखिए, बात सीधी सी थी। अंग्रेजों को चीन की चाय बहुत पसंद थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। चीन को ब्रिटेन से कुछ खास खरीदना नहीं था, तो ट्रेड में घाटा हो रहा था। इस घाटे को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही शातिर रास्ता निकाला। उन्होंने भारत के किसानों से जबरदस्ती अफीम उगवाना शुरू किया और फिर उस अफीम को चीन में बेचकर उसी पैसे से चाय खरीदी। और इसी से जन्म हुआ उस बदनाम ट्रायंगुलर ट्रेड का, एक ऐसा शोषणकारी सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश फायदे के लिए बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो जबरदस्त मुनाफा कमाया, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक तरफ भारत के किसानों को और दूसरी तरफ चीन के समाज को, जहां लाखों लोग अफीम के नशे के आदी हो गए। और ये जबरदस्ती कैसे होती थी, ये एक ब्रिटिश अफसर के इस बयान से साफ हो जाता है। वो कहता है, मेरा मानना है कि कोई भी अफीम अपनी मर्जी से नहीं उगाता। किसान एडवांस पैसा इसीलिए लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर नहीं लिया तो उसे घर से घसीटा जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मतलब उन्हें एडवांस देकर कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया जाता था जिससे निकलना नामुमकिन था। तो इंग्लैंड, अमेरिका और भारत, ये तीनों कहानियां सुनने में तो बहुत अलग अलग लगती हैं, लेकिन वो कौन सा धागा है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है? वो कॉमन धागा है एक ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स का बनना, मतलब एक ऐसी दुनिया का बनना जहां फसलें अब पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए उगाई जाने लगीं। लोकल जरूरतें पीछे छूट गईं और कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों को प्राथमिकता दी जाने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि खेती से जुड़ा जो पारंपरिक जीवन था वो पूरी तरह से बिखर गया। और ये जो तस्वीर है, ये हमें उन बड़े बड़े आर्थिक और तकनीकी बदलावों की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। चाहे वो इंग्लैंड का भूमिहीन मजदूर हो, या अमेरिका का अपनी जमीन से बेदखल किया गया मूल निवासी, या फिर भारत का कर्ज में डूबा किसान। कहानी सबकी एक जैसी थी। लाखों लोगों को अपनी जमीन, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में भटकना पड़ा। और ये सब हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास की ये जो ताकतें थीं, ग्लोबल मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियां, ये आज भी दुनिया भर के किसानों की जिंदगी पर कितना असर डाल रही हैं? क्या उस दौर की और आज की चुनौतियों में कोई समानता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारी पूरी फूड सिस्टम के भविष्य को तय कर रहा है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां खेत बड़े करीने से बटे हुए दिखते हैं और फसलें दुनिया भर के बाजारों के लिए उगाई जाती हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। चलिए आज आधुनिक खेती के बनने की इस दिलचस्प और दुनिया भर में फैली कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जो हम सबने देखा है, सीधी सीधी लाइनें, खेतों के बीच पहाड़े। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सीधी लकीरों के पीछे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी छिपी है, जिसने सिर्फ जमीन का चेहरा ही नहीं बदला, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो आज की इस पड़ताल में हम इंग्लैंड के खुले मैदानों से लेकर अमेरिका के विशाल खेतों और भारत में अफीम की जबरन खेती तक का सफर करेंगे। तो चलिए इस कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। चलिए जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां खेतों और जमीनों पर कोई बाढ़ थी ही नहीं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। ये वो दौर था जब सब कुछ साझा था, सब कुछ कम्युनिटी का था। देखिए, पहले की जो व्यवस्था थी वो साझा यानी कॉमन्स के आइडिया पर चलती थी। मतलब जंगल, चरागाह, नदियां ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। लेकिन फिर आया निजी जमीन और व्यक्तिगत मुनाफे का दौर, और इसने पूरे सिस्टम को ही उलट कर रख दिया। उस वक्त के गरीब मजदूरों और किसानों के लिए तो ये साझा जमीन ही सब कुछ थी। उनकी जिंदगी इसी पर चलती थी। सोचिए, गाय भैंस चराने की जगह, जलाने के लिए लकड़ी, पेट भरने के लिए फल, मछली पकड़ने के लिए तालाब, ये सब मुफ्त में मिलता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कुदरत के दरवाजे सबके लिए खुले थे। ये सिर्फ कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। जैसा कि उस दौर की एक महिला कहती हैं, साझा जमीन हमारी जिंदगी थी, वहीं हमारे जानवर चरते थे, वहीं से हमारा ईंधन आता था, सब कुछ साझा था। लेकिन ये दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने इस साझा दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो इंग्लैंड से शुरू हुआ
और इसे कहते हैं बाड़ाबंदी या इनक्लोजर मूवमेंट। तो हुआ ये कि 16वीं सदी के आसपास दुनिया के बाजार में ऊन की कीमतें आसमान छूने लगीं। बस फिर क्या था, अमीर जमींदारों को मुनाफे का एक नया रास्ता दिख गया। उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए सबसे अच्छी, सबसे हरी भरी साझा जमीन पर बाड़े लगानी शुरू कर दी और देखते ही देखते 18वीं सदी तक ब्रिटिश संसद ने कानून बनाकर इस पूरी प्रक्रिया को लीगल कर दिया। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी। इस काम को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1-2 नहीं बल्कि 4000 से भी ज्यादा एक्ट पास किए। सोचिए, 4000 कानून, मतलब एक पूरी की पूरी व्यवस्था को कानूनी तौर पर खत्म किया जा रहा था। इस बदलाव को देखने के 2 नजरिए थे, बाढ़ के इस पार और उस पार। अमीर किसानों के लिए तो ये अरे वाह, ये तो तरक्की है, मुनाफा है, उनकी भेड़ों को बढ़िया चारा मिलेगा, ये उनका कानूनी हक है। लेकिन बाढ़ के दूसरी तरफ जो गरीब मजदूर था, उसके लिए ये तबाही थी। उसकी रोजी रोटी छिन गई, जीने का तरीका खत्म हो गया और वो बेचारा बेरोजगार होकर शहरों की तरफ भागने को मजबूर हो गया। बाड़ाबंदी तो एक शुरुआत थी। बदलाव की जो अगली बड़ी लहराई वो थी मशीनों की, और इस टेक्नोलॉजी की क्रांति ने खेती का नक्शा ही बदल डाला। इसका असर इंग्लैंड से होता हुआ सीधा अमेरिका तक पहुंचा। इंग्लैंड में जब नई नई थ्रेशिंग मशीनें आईं तो फसल कटाई के लिए मजदूरों की जरूरत ही खत्म हो गई। जाहिर है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। इसी गुस्से और विरोध से जन्म हुआ कैप्टन स्विंग का। ये कोई एक आदमी नहीं था, ये एक नाम था, एक प्रतीक उन हजारों मजदूरों का जिनकी नौकरियां ये मशीनें खा रही थीं। अब ये जो आइडिया था ना कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं रुका। यही सोच अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंची। वहां तो जमीन और भी विशाल थी और काम करने वाले लोग कम थे। अमेरिका में लोगों ने पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू किया। मीलों तक फैले जंगलों को साफ किया गया और उन्हें बदल दिया गया गेहूं के विशाल अंतहीन खेतों में। और देखते ही देखते ये इलाका अमेरिका का ब्रेड बास्केट बन गया, यानी वो जगह जहां से पूरे देश का पेट भरता था। और इस अमेरिकी क्रांति का हीरो कौन था? मैकेनिकल हार्वेस्टर। इन मशीनों की ताकत देखिए, बस कुछ लोग मिलकर हजारों एकड़ जमीन जोत सकते थे। ये प्रोडक्शन के लिहाज से तो कमाल था, एक वरदान। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इस वरदान ने लाखों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया और जमीन की इस अंधाधुंध जुताई ने एक ऐसे पर्यावरणीय संकट की नींव रखी जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये कहानी इंग्लैंड और अमेरिका से होते हुए भारत कैसे पहुंची? देखिए, यहाँ खेती को बदलने का कारण मुनाफा या मशीनें नहीं थीं। यहाँ वजह थी औपनिवेशिक जरूरतें और जबरदस्ती। मामला कुछ ऐसा था कि अंग्रेजों को चीन की चाय पीने का बड़ा शौक था। लेकिन मुश्किल ये थी कि चीन को बदले में अंग्रेजों का बनाया कोई सामान नहीं चाहिए था। अब एक तरफा व्यापार से तो ब्रिटेन का खजाना खाली हो रहा था, तो उन्हें एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिसे वो चीन को बेच सकें और अपना हिसाब बराबर कर सकें। और वो चीज थी अफीम। जी हाँ, अफीम। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर जबरदस्ती अफीम उगाने का दबाव डाला ताकि वो इसे चीन को बेच सकें और अपनी चाय का खर्च निकाल सकें। ये एक ऐसा व्यापार था जो पूरी तरह से शोषण और जबरदस्ती पर टिका था। अब भारतीय किसान भला अफीम क्यों उगाना चाहते? उनके पास इसकी वाजिब वजह थी। पहली, इसे सबसे उपजाऊ जमीन पर उगाना पड़ता था, मतलब दाल जैसी खाने की फसलें गईं। दूसरी, इसकी खेती में मेहनत बहुत ज्यादा थी। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, अंग्रेज इसकी कीमत इतनी कम देते थे कि ये किसानों के लिए सरासर घाटे का सौदा था। तो खेती में ये जो बड़े बड़े बदलाव पूरी दुनिया में हो रहे थे, इनसे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। चलिए अब इस कहानी के अंतिम हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों के नतीजे क्या निकले। कहानी हर जगह एक जैसी ही थी, बस किरदार और जगहें अलग थीं। इंग्लैंड में क्या हुआ? सामाजिक अशांति और बेरोजगारी। अमेरिका में जमीन की बेतहाशा जुताई ने 1930 के दशक में डस्ट बोल को जन्म दिया, एक भयानक कुदरती आफत जब धूल के तूफानों ने पूरी की पूरी उपजाऊ मिट्टी को उड़ा दिया। और भारत में किसानों को एक ऐसे नशे के व्यापार में धकेल दिया गया जिसने उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। अमेरिका के डस्ट बाउल ने दुनिया को एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाया। सबक ये कि आप कुदरत का सम्मान किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हर इलाके की अपनी एक सीमा होती है और अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे
तो नतीजा विनाशकारी होगा। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज जब हम तरक्की और मुनाफे की दौड़ में भागे जा रहे हैं, तो हम किन नई साझा चीजों पर बाड़ लगा रहे हैं। क्या वो हमारा डेटा है, साफ हवा है, या फिर हमारी पारंपरिक जानकारी? इतिहास हमें एक बात साफ साफ बताता है, हर बाड़ की एक कीमत होती है। सवाल यह है कि आज हम वो कीमत कहाँ और कैसे चुका रहे हैं, और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। महज एक खेल, बल्ला और गेंद का? जी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक आईना है जिसमें हमें इतिहास, साम्राज्यवाद और बड़े बड़े सामाजिक बदलावों की झलक दिखती है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये देखिए, लकड़ी का एक साधारण सा टुकड़ा, 17वीं सदी का एक क्रिकेट बैट। अब सोचिए, ये घुमावदार बल्ला हमें साम्राज्यों के बनने, बिगड़ने और बड़ी बड़ी क्रांतियों के बारे में क्या बता सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं इंग्लैंड के गांवों में, जहां इस खेल की जड़ें हैं। एक ऐसी जगह जहां क्रिकेट के नियम सिर्फ खेल के नियम नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त के समाज के पूरे ताने बाने को दिखाते थे। अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि दूसरे कई खेलों के मुकाबले क्रिकेट के नियम बहुत पहले ही लिख दिए गए थे, 1744 में ही। पर एक चीज जो इसे सबसे अलग बनाती थी वो था टेस्ट मैच का 5 दिन तक चलना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खेल उस दौर की देन है जब दुनिया औद्योगिक घड़ियों के हिसाब से नहीं चलती थी। इसकी धीमी रफ्तार उस दौर की ग्रामीण जिंदगी की कहानी कहती है। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्रिकेट उस समय के इंग्लैंड की सख्त क्लास व्यवस्था का, मतलब ऊंच नीच का एक जीता जागता सबूत था। टीम में 2 तरह के लोग होते थे। एक तरफ जेंटलमैन यानी अमीर लोग जो सिर्फ शौक के लिए खेलते थे, और दूसरी तरफ प्लेयर्स जो गरीब या मजदूर वर्ग से थे और पैसे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए खेलते थे। कमाल की बात तो यह है कि यह बंटवारा मैदान पर भी दिखता था। बल्लेबाजी जैसा आरामदायक काम जेंटलमैन के लिए, और गेंदबाजी और फील्डिंग जैसी मेहनत प्लेयर्स के हिस्से आती थी। ये जो क्लास का बंटवारा था ना, ये इतना गहरा था कि एक कहावत मशहूर हो गई कि वाटरलू की लड़ाई ईटन के खेल के मैदानों पर जीती गई थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि क्रिकेट जैसे खेलों से जो अनुशासन और लीडरशिप की भावना इन बड़े स्कूलों में सिखाई जाती थी, वही ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक सफलता का राज मानी जाती थी। तो हमने देखा कि ये खेल इंग्लैंड में कैसे पनपा। अब चलिए देखते हैं कि कैसी ये अंग्रेजी खेल समंदर पार गया और ब्रिटिश साम्राज्य का एक ताकतवर औजार बन गया। तो बात यह थी कि अंग्रेज अपने उपनिवेशों में सिर्फ सिपाही या अफसर नहीं लाए, वो अपना कल्चर भी लाए, और क्रिकेट इसी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा था। इसे एक सभ्य बनाने वाले मिशन की तरह देखा गया। उनका मानना था कि क्रिकेट के जरिए वो यहाँ के लोगों को अनुशासन और विक्टोरियन मूल्य सिखा सकते हैं। ये एक तरह से अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता जताने का तरीका था। और यहीं पर हमें इस कहानी का असली संघर्ष देखने को मिलता है। एक तरफ अंग्रेज थे जो भारत में इसे बस एक मनोरंजन के तौर पर खेलते थे, लेकिन दूसरी तरफ थे पारसी, पहला भारतीय समुदाय जिसने इस खेल को अपनाया। और उनके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये अपनी काबिलियत साबित करने का एक जरिया था। पारसियों का सफर आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे उन्हें बॉम्बे जिमखाना ग्राउंड पर खेलने से मना कर दिया गया, तो उन्होंने अपना क्लब बनाया, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। अपनी टीमों को खुद फंड किया, और जानते हैं, उनकी इस लगन और सफलता ने यह दिखा दिया कि भारतीय भी अंग्रेजों को उनके ही खेल में मात दे सकते हैं। अब जैसे जैसे क्रिकेट भारत में लोकप्रिय होता गया, ये राष्ट्रवाद के लिए एक दोधारी तलवार जैसा बन गया। मतलब एक तरफ तो ये लोगों को एकजुट कर रहा था, पर दूसरी तरफ इसने भारतीय समाज के अंदर के गहरे मतभेदों को भी सतह पर ला दिया। शुरुआत में भारत में क्रिकेट टूर्नामेंट टीमों के आधार पर नहीं, बल्कि समुदाय के आधार पर होते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था विवादास्पद पेंटेंगुलर टूर्नामेंट। इसमें टीमें क्षेत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि धार्मिक समुदाय के हिसाब से बटी थीं। यूरोपियन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम और बाकी सब। ये फॉर्मेट उस समय के भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। और आपको पता है, हर कोई इसका समर्थक नहीं था। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। वो इसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि ऐसा टूर्नामेंट जो राष्ट्रीय एकता की जगह धार्मिक पहचान पर जोर दे, वो देश के लिए खतरनाक है।
और ये बंटवारा सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था, जाति का भेदभाव इससे भी ज्यादा गहरा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पलवंकर बालू। वो अपने समय के महानतम गेंदबाज थे, एक शानदार खिलाड़ी, लेकिन वो दलित थे और सिर्फ इसी वजह से अपनी काबिलियत के बावजूद उन्हें कभी भी हिंदू टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे मीडिया, पैसे और आधुनिकता ने मिलकर इस खेल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। 1947 के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ तो इसका असर विश्व क्रिकेट पर भी पड़ा। दशकों से चले आ रहे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दबदबे का अंत हो गया, उनकी वीटो पावर खत्म हो गई और भारत और पाकिस्तान जैसे नए आज़ाद देशों को आखिरकार क्रिकेट की दुनिया में एक बराबर की आवाज़ मिली। लेकिन खेल में असली क्रांति आई टेलीविजन से, और इसका श्रेय जाता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया टाइकून केरी पैकर को। 1977 में उन्होंने जो किया वो एक तरह का विद्रोह था। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को साइन करके अपनी एक अलग वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट शुरू कर दी, और यहीं से सब कुछ बदल गया। रंगीन कपड़े, सफ़ेद गेंद, हेलमेट और रात में लाइट्स के नीचे क्रिकेट, ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने क्रिकेट को एक टेलीविजन शो बना दिया और इसने एक दिवसीय खेल को इतना लोकप्रिय किया कि क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। और आज टेलीविजन का पैसा कितना बड़ा है, जरा इस आंकड़े को देखिए, $1.6 बिलियन। जी हां, ये वो रकम है जो टीवी चैनलों ने सिर्फ 2023 से 27 तक के आईसीसी टूर्नामेंट्स के प्रसारण अधिकारों के लिए दी है। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि क्रिकेट आज कितना बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। और इस जबरदस्त व्यावसायिक ताकत का नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि क्रिकेट की दुनिया का शक्ति केंद्र ही बदल गया है। अब इसका केंद्र लंदन नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप है। खेल के सबसे ज्यादा दर्शक यही हैं, सबसे बड़ा बाजार यही है। यानी आज विश्व क्रिकेट का आर्थिक और राजनीतिक कंट्रोल दक्षिण एशिया के हाथ में है। तो इंग्लैंड के एक ग्रामीण खेल से लेकर एक ग्लोबल कमोडिटी बनने तक का यह सफर, क्रिकेट की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक खेल जिसे कभी साम्राज्य के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसी खेल को राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक शक्ति का प्रतीक बना दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में इस पूरी विरासत का क्या मतलब है? आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं, जिसमें 3 बिल्कुल अलग-अलग चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक बल्ला, एक हथौड़ा और एक बंदूक। अब ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि ये 3 अलग-अलग मोर्चों के सिंबल हैं, जहां इतिहास बन रहा था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन तीनों में क्या कॉमन है। एक खेल जो अंग्रेजों का था, एक सेना जो आजादी के लिए लड़ रही थी, और एक ग्लोबल मीटिंग। ये तीनों आपस में जुड़े हुए कैसे हो सकते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इन तीनों कहानियों की जड़ें एक ही जगह से निकलती हैं, और वो जगह है 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी। जरा सोच कर देखिए कैसा माहौल रहा होगा। एक तरफ दुनिया के बड़े हिस्से पर कॉलोनियल ताकतों का राज था, और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 ने ऐसी तबाही मचाई थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। ऐसी टूटी हुई दुनिया में लोग नए रास्ते तलाश रहे थे, अपनी पहचान खोज रहे थे। और हमारी कहानी का पहला मोर्चा वो कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि क्रिकेट की पिच थी। हाँ, वही क्रिकेट का मैदान जो उस वक्त सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि अपनी पहचान के लिए, अपने हक के लिए लड़ने का एक मैदान बन चुका था। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अंग्रेजों का खेल भारत की मिट्टी में आकर बदल गया। 1792 में ब्रिटिश लोगों ने कलकत्ता में क्लब बनाया, लेकिन फिर देखिए 1848 में पारसी समुदाय ने बॉम्बे में अपना ओरिएंटल क्रिकेट क्लब खोला। ये सिर्फ एक क्लब बनाना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि हम भी किसी से कम नहीं। और 1889 में जब पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को हराया, जो उस वक्त भारतीयों को नीचा देखते थे, तो ये एक मैच की जीत नहीं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एक और बात समझनी पड़ेगी, इंग्लैंड में ना क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, ये समाज के बंटवारे को भी दिखाता था। जेंटलमैन यानी अमीर लोग शौक के लिए खेलते थे और कप्तान बनते थे, और प्लेयर्स यानी गरीब पेशेवर खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते थे और सिर्फ ऑर्डर मानते थे। मतलब खेल के अंदर ही समाज का पूरा ढांचा दिखता था। लेकिन इंडिया में कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। यहाँ क्रिकेट सोशल चेंज का एक जरिया बन गया। पारसी समुदाय ने तो शुरुआत की ही, फिर आए पालवनकर बालू जैसे हीरो
सोचिए, उस जमाने में एक दलित परिवार से आकर इंडिया के सबसे महान गेंदबाजों में से एक बनना। उन्होंने सिर्फ विकेट में ही गिराए, जातिवाद की दीवारें भी गिराईं। और फिर C.K. नायडू जैसे बल्लेबाज, जो भारत के पहले टेस्ट कप्तान बने और पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक बन गए। तो क्रिकेट की पिच से अब चलते हैं सीधे जंग के मैदान में। एक ऐसा मोर्चा जहां संघर्ष बहुत सीधा था और जहां बात बल्ले से नहीं, बंदूक से होनी थी। ये आज़ादी के लिए एक नई सेना का आह्वान था। आज़ादी की लड़ाई में उस वक्त दो बहुत बड़े रास्ते, दो अलग सोच चल रही थीं। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि हमारा मकसद यानी आज़ादी और उसे पाने का रास्ता यानी अहिंसा, दोनों ही पाक साफ होने चाहिए। तो दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका कहना था कि आज़ादी इतनी बड़ी चीज़ है कि उसे पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, वो सही है, चाहे वो हथियार उठाने का रास्ता ही क्यों ना हो। और इसी सोच से निकला वो नारा जो आज भी हमारे रूंगटे खड़े कर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आज़ाद हिंद फौज की आत्मा थी, एक सीधी पुकार जो देश के लिए बलिदान मांग रही थी और बदले में आज़ादी का वादा कर रही थी। और इस पुकार का असर जबरदस्त था। लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। एक मिसाल है श्रीमती बताई देवी, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, जिसकी कीमत उस वक्त 3 करोड़ रुपए थी, नेताजी के मिशन के लिए दान कर दी। आज के हिसाब से तो ये अरबों रुपए होंगे। ये दिखाता है कि लोगों में आज़ादी का जुनून किस हद तक था। तो आज़ाद हिंद फौज ने आखिर किया क्या? इसका असर क्या हुआ? देखिए, इसने देश के नौजवानों में एक नया जोश भर दिया। इसने हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक साथ एक झंडे के नीचे खड़ा किया। लक्ष्मी स्वामीनाथन जैसी महिलाओं ने रेजिमेंट की कमान संभाली। और सबसे बड़ी बात, इसने अंग्रेजों पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। चलिए, अब भारत के संघर्ष से थोड़ा जूम आउट करते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर, हमारे तीसरे मोर्चे पर। ये लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति से, बातचीत की मेज पर लड़ी जा रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि भाई ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। और इसी सोच ने एक बहुत बड़े आइडिया को जन्म दिया। और वो आइडिया था लीग ऑफ नेशंस। 1920 में बना। सोचिए, इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि दुनिया भर के देश एक साथ एक टेबल पर आ रहे थे, सिर्फ एक मकसद से, वर्ल्ड पीस, कि दुनिया में शांति बनी रहे। अब इसे चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया। एक असेंबली थी जहां सारे मेंबर्स देश बैठते थे, एक काउंसिल थी जो बड़े फैसले लेती थी, और एक सेक्रेटेरिएट जो सारा ऑफिस का काम देखता था। मतलब पेपर पर तो सब एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन ये आइडिया फेल हो गया, बुरी तरह फेल हुआ। क्यों? वजहें कई थीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश इसमें शामिल ही नहीं हुआ। फिर लीग के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी, तो अगर कोई देश बात ना माने तो ये कर भी क्या सकते थे। नतीजा ये हुआ कि ये जापान, इटली और जर्मनी जैसे देशों को मनमानी करने से रोक नहीं पाए, और इसका अंत हुआ दूसरे विश्व युद्ध के साथ। तो इन तीनों मोर्चों का, क्रिकेट की पिच, आज़ादी की लड़ाई और डिप्लोमेसी की टेबल, इनका नतीजा क्या निकला, इनकी लेगेसी क्या है? आइए देखते हैं कि इन संघर्षों ने मिलकर एक नई दुनिया को कैसे शक्ल दी। कहते हैं ना, हर नाकामी कुछ सिखाती है। लीग ऑफ नेशंस की नाकामी ने भी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, और इसी सबक की बुनियाद पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना यूनाइटेड नेशंस यानी UN। ये एक बेहतर कोशिश थी पुरानी गलतियों को सुधारने की। और वापस भारत की बात करें तो क्रिकेट के मैदान की वो जीतें और आज़ाद हिंद फौज का वो संघर्ष, इन दोनों ने मिलकर एक नए भारत की पहचान गढ़ी। एक ऐसी पहचान जिसमें गुलामी की झिझक नहीं, बल्कि आज़ादी का आत्मविश्वास था। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, हमारा भविष्य, हमारी दुनिया आखिर बनती कहाँ है? खेल के मैदान में, जंग के मैदान में, या फिर बातचीत के टेबल पर? शायद सच तो ये है कि इन सभी जगहों पर लड़ी गई छोटी बड़ी लड़ाइयां ही मिलकर हमारी आने वाली दुनिया की कहानी लिखती हैं। है ना एक सोचने वाली बात? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, कपड़ों का सामाजिक इतिहास। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर UPSC और स्टेट PSCs के लिहाज से काफी अहमियत रखता है। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा पहनावा किसी भी समाज के राजनीतिक और सामाजिक उतार चढ़ाव की कहानी बताता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जो कपड़े हम और आप रोज पहनते हैं, क्या वो सिर्फ एक जरूरत या फैशन है? या फिर क्या ये भी मुमकिन है कि हमारा पहनावा सत्ता की ताकत, किसी बगावत की चिंगारी और एक पूरे देश की पहचान की कहानी कह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कपड़ों का इस्तेमाल समाज में ऊंच नीच दिखाने, बड़ी बड़ी क्रांतियों को हवा देने और यहाँ तक कि देशों को बनाने में एक मजबूत औजार की तरह किया गया है। तो समझिए, ये सिर्फ धागे नहीं है, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन पर समाज के बदलाव दर्ज होते हैं। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं यूरोप से। देखते हैं कि वहाँ कपड़े कैसे पहले समाज को कंट्रोल करने का जरिया बने और फिर कैसे वही कपड़े क्रांति का हथियार बन गए। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में सम्चुअरी लॉज हुआ करते थे। ये बड़े सख्त कानून थे जो ये तय करते थे कि कौन से सोशल क्लास का आदमी क्या पहन सकता है और क्या नहीं। इसका मकसद साफ था, समाज में हर किसी को उसकी जगह दिखाते रहना। जैसे कि अरमाइन या रेशम जैसे कीमती कपड़े सिर्फ शाही खानदान ही पहन सकता था, कोई और नहीं। अब यहाँ देखिए, दो वर्गों के बीच का फर्क कितना साफ नजर आता है। एक तरफ है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के अमीर लोग अपनी भव्य और शानदार पोशाकों में, और दूसरी तरफ हैं ये सैंस-कुलॉट्स परिवार, एकदम सादे और कामचलाऊ कपड़ों में। ये सिर्फ फैशन का फर्क नहीं था, ये एक आने वाले सामाजिक तूफान का साफ साफ इशारा था। तो ये सैंस-कुलॉट्स थे कौन? इनका नाम बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है वो जिनके पास घुटनों तक की ब्रीचेस नहीं हैं। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमीर लोगों के पहने जाने वाले घुटनों तक के ब्रीचेस को पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने लंबी पैंट अपनाई और देखते ही देखते ये पैंट आज़ादी, बराबरी और एक नए नागरिक की देशभक्ति का सिंबल बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विक्टोरियन एरा की तरफ। यहाँ महिलाओं के पहनावे पर खास ध्यान दीजिए। ये तंग कॉर्सेट और भारी भरकम स्कर्ट्स ये सिर्फ तकलीफ दे नहीं थीं, बल्कि ये महिलाओं के शरीर और उनकी जिंदगी पर काबू पाने का एक सामाजिक तरीका भी थी। इन कपड़ों में चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता था। इसी दर्द को बयां करती हैं उस दौर की मशहूर गणितज्ञ मैरी सॉमरविल। उनका ये कहना हमें उस शारीरिक और मानसिक पीड़ा का एहसास कराता है जो उस वक्त की औरतें झेलती थीं। मतलब सोच सकते हैं, ये उस दौर के सामाजिक नियमों की सख्ती को दिखाता है। लेकिन जहां दबाव होता है वहां विद्रोह भी पनपता है। इसी दमन के खिलाफ एक आवाज उठी। रैशनल ड्रेस रिफॉर्म नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने महिलाओं के लिए ज्यादा आरामदेह और प्रैक्टिकल कपड़ों की मांग की। ये सिर्फ कपड़ों को बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये महिलाओं की आज़ादी और उनके हक की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा थी। तो यूरोप से निकलकर अब हम रुख करते हैं औपनिवेशिक भारत का। यहाँ कपड़ों की कहानी और भी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है, जहां अंग्रेजी और हिंदुस्तानी पहनावे के बीच टकराव ने एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले लिया। भारत में पहनावे के तौर तरीके अंग्रेजों से एकदम अलग थे। अब जैसे हम भारतीयों के लिए पगड़ी इज्जत की निशानी है, उसे उतारा नहीं जाता, वहीं अंग्रेज इज्जत देने के लिए हैट उतारते थे। इसी तरह हम पवित्र जगहों पर जूते उतारते थे और अंग्रेज इसे अपनी बेइज्जती समझते थे। ये छोटी छोटी बातें औपनिवेशिक सत्ता के टकराव का मैदान बन गई। लेकिन ये टकराव सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं था। हमारे अपने समाज के अंदर भी कपड़ों को लेकर बड़े कठोर, जाति पर आधारित नियम थे, जिनकी वजह से कभी-कभार खूनी संघर्ष तक हुए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है त्रावणकोर की शानार जाति की महिलाओं का संघर्ष। उस वक्त के जाति के नियमों की वजह से उन्हें अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने की इजाजत नहीं थी। जब उन्होंने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उन पर हमले हुए। दशकों तक ये संघर्ष चला, हिंसा हुई और आखिरकार उन्हें ये हक मिला। ये लड़ाई सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान और गरिमा की। अब हम उस दौर में आते हैं जब भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक मामूली सा कपड़ा सियासत का और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और इसका श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। उन्होंने एक साधारण से हाथ से कते और बुने हुए कपड़े यानी खादी को पूरे देश की आज़ादी की यूनिफॉर्म बना दिया। खादी पहनना मतलब ब्रिटिश मिल के कपड़ों का बहिष्कार, आत्मनिर्भरता का ऐलान और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ताकतवर विरोध। पर यह भी सच है कि राष्ट्रवाद को जाहिर करने का सबका तरीका एक जैसा नहीं था। कई पढ़े लिखे भारतीय जैसे सर एम विश्वेश्वरैया वेस्टर्न 3 पीस सूट के साथ भारतीय पगड़ी पहनते थे।
ये तस्वीर उस दौर की जटिलता को दिखाती है, जहां लोग अपनी परंपरा और आधुनिक सोच के बीच एक संतुलन बना रहे थे। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि खादी को सभी ने नहीं अपनाया था। इसके पीछे कई वजहें थी। एक तो ये मिल के बने कपड़े से ज्यादा महंगा पड़ता था। दूसरा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे दलित नेताओं ने वेस्टर्न सूट को जाति के उत्पीड़न के खिलाफ आत्मसम्मान और आधुनिकता का प्रतीक माना। कई लोगों को ये रोजमर्रा के काम के लिए अव्यावहारिक भी लगा। तो परीक्षा में एक बैलेंस्ड जवाब लिखने के लिए इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इतनी सारी बातों के बाद चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि परीक्षा के नजरिए से हमें कौन सी मुख्य बातें याद रखनी है। पहली बात, कपड़े हमेशा से समाज में हैसियत या स्टेटस दिखाने का एक जरिया रहे हैं। दूसरी, जब भी पहनावे में बड़े बदलाव आते हैं तो ये अक्सर किसी बड़ी राजनीतिक या सामाजिक क्रांति का संकेत होते हैं। तीसरी, ड्रेस कोड का इस्तेमाल ताकतवर लोगों ने नियंत्रण के लिए किया तो कमजोरों ने उसी को अपने विरोध का हथियार बना लिया। और आखिर में ये कि कैसे एक मामूली सा कपड़ा भी एक पूरे देश की पहचान बन सकता है। और जाते जाते एक सवाल, इतिहास में तो हमने देख लिया कि कपड़ों का इस्तेमाल राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के लिए कैसे हुआ, पर क्या आज के जमाने में हमारी अपनी दुनिया में पहनावे का इस्तेमाल इसी तरह के बयान देने के लिए किया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारे बारे में क्या क्या बताते हैं? आज हम कपड़ों के पीछे छिपे इसी सामाजिक इतिहास को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक कमीज सिर्फ एक कमीज होती है, या फिर ये शक्ति, बगावत और पहचान जैसी बड़ी बड़ी कहानियां भी सुनाती है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक मामूली सा दिखने वाला कपड़ा कभी जंग का मैदान बना तो कभी आजादी का परचम। कई सदियों तक कोई क्या पहनेगा ये उसकी मर्जी नहीं बल्कि एक हुक्म होता था। और इसकी शुरुआत हुई मध्यकालीन यूरोप से। और यहीं सामने आते हैं समचुअरी कानून। अब ये क्या थे? ये असल में ऐसे नियम कानून थे जो ये तय करते थे कि समाज में कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या पहनेगा। मतलब लोगों को उनकी सामाजिक हैसियत के दायरे में रखने का एक तरीका। और ये बंटवारा कितना साफ था वो इस बात से पता चलता है। एक तरफ शाही खानदान थे जिन्हें अरमाइन, रेशम, मखमल जैसे महंगे कपड़े पहनने की इजाजत थी, तो दूसरी तरफ आम लोग जिन पर इन कीमती चीजों पर पूरी तरह पाबंदी थी। मतलब आपका पहनावा आपकी पैदाइश तय करती थी। ये कंट्रोल सिर्फ कानूनों तक ही सीमित नहीं था, ये शारीरिक भी था। खास तौर पर विक्टोरियन इंग्लैंड में महिलाओं के लिए, जहां कॉर्सेट सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि सामाजिक और शारीरिक जकड़न का प्रतीक था। लेकिन देखिए, जब भी दबाव बढ़ता है तो विरोध की चिंगारी भड़कती ही है। और अब कपड़ों के जरिए ही एक क्रांति की कहानी लिखी जाने वाली थी। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया ने बदलाव की एक बड़ी लहर देखी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने पहनावे के नियमों को चुनौती दी। फिर 1830 के दशक में इंग्लैंड में महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन ने कपड़ों में सुधार को अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाया। और 1915 आते आते पहले विश्व युद्ध ने महिलाओं के फैशन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति में तो कमाल ही हो गया। क्रांतिकारियों ने अपनी एक अलग ही यूनिफॉर्म बना ली। स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई लाल टोपी। ढीली ढाली पतलून पहनकर आम लोगों ने अमीरों के फैशन को ठेंगा दिखाया। और नीले, सफेद और लाल रंग तो एक नए आजाद देश की पहचान बन गए। फिर आया पहला विश्व युद्ध। इस दौरान करीब 70,000 महिलाओं को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। अब सोचिए, ऐसे माहौल में वो पुराने, भारी भरकम बंधे हुए कपड़े पहनना तो नामुमकिन था। तो जाहिर है सहूलियत सबसे बड़ी जरूरत बन गई, और इसी जरूरत ने महिलाओं के लिए सादे और आरामदेह कपड़ों का रास्ता खोला। इस एक बड़े बदलाव ने पहनावे में सुधार के आंदोलन को और भी तेज कर दिया। चलिए अब यूरोप से निकलकर चलते हैं भारत की तरफ। उस दौर का भारत जब यहाँ ब्रिटिश राज था, और यहाँ तो कपड़े संस्कृतियों के टकराव का एक बिल्कुल नया मैदान बन गए थे। अब देखिए टकराव कितना दिलचस्प था। यूरोप में किसी बड़े अधिकारी के सामने हैट उतारना सम्मान की निशानी थी, वहीं भारत में पगड़ी इज्जत और स्वाभिमान का प्रतीक थी, जिसे उतारना अपमान माना जाता था। एक ही चीज, सिर का पहनावा और मायने बिल्कुल उल्टे। और ये टकराव सिर्फ सामाजिक दायरे तक नहीं रहा, ये अदालतों तक पहुंच गया। 1862 में एक पारसी जज थे मनोजी कोवासची एंटी।
उन्होंने कोर्ट में अपने जूते उतारने के ब्रिटिश हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय रिवाज के खिलाफ है। सोचिए, एक जोड़ी जूते बगावत का कितना बड़ा प्रतीक बन गए। तो अंग्रेजी हुकूमत के इसी दौर में भारतीय राष्ट्रवादियों ने आज़ादी की लड़ाई का एक नया तरीका खोजा, और ये तरीका था एक मामूली से धागे से एक आज़ाद भारत का ताना बाना बुनना। और यहीं से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। देखिए हुआ क्या, 1905 में बंगाल के बंटवारे के बाद भारतीयों ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया। लोगों से अपील की गई कि वो विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दें, और फिर महात्मा गांधी ने खादी को, यानी हाथ से काते और हाथ से बुने कपड़े को, राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बना दिया। गांधी जी का सिर्फ एक धोती पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। ये इतना असरदार था कि 1931 में विंस्टन चर्चिल ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें अधनंगा फकीर तक कह दिया। इस एक बात से ही खादी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर खादी आज़ादी का इतना बड़ा प्रतीक थी, तो फिर हर किसी ने इसे क्यों नहीं अपनाया? देखिए, इसकी वजहें काफी उलझी हुई थीं। एक तो खादी अंग्रेजों के मिलों में बने सस्ते कपड़े से महंगी पड़ती थी। दूसरा, मजदूरों के लिए मोटा और सफेद खादी पहनना और उसे साफ रखना मुश्किल था। वहीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे कुछ लोगों के लिए पश्चिमी सूट पहनना जाति के उत्पीड़न को नकारने और आत्मसम्मान जताने का तरीका था। और सरोजिनी नायडू जैसी कई राष्ट्रवादी महिलाएं भी थीं जिन्हें रंग बिरंगी पारंपरिक साड़ियां ज्यादा पसंद थीं। तो ये सारी कहानियां हमें आज के दौर में लेकर आती हैं, हमारी और आपकी अलमारी तक, और उन कपड़ों तक जो हम हर रोज चुनते हैं। क्रांतिकारियों की लाल टोपी से लेकर भारत में हाथ से बने कपड़े तक, ये बात तो साफ है कि पहनावा हमेशा से अपनी बात कहने का एक बहुत ताकतवर जरिया रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगली बार जब हम तैयार हों तो जरा सोचें, हमारे कपड़े आज कौन सी कहानी कह रहे हैं।